0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ सर्विस। ठीक है, 0 to 6 year चाइल्ड्स हेल्थ सर्विस, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का भी था कि राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क करने वाली शिक्षा, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट हो गया है, 21A में है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पे जो इसका वैल्यू है वो ये है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ सर्विस। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा जो है, जो हेल्थ सर्विस है, अभी रखें क्या, तो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे का जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें आप देखते हैं कि बच्चा सबका जब जन्म होता है तो उसको बहुत सारा टीका पड़ता है ना, सुई पड़ता है। तो उसके लिए कहीं से कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा सरकार नहीं लेती है ना। तो छोटे बच्चों को, शिशुओं को जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसी आर्टिकल के तहत बच्चा सबका जन्म होने के साथ ही 6 वर्ष के उम्र तक उसको जितना सब टीका पड़ता है, जितना सारा सुई कर पड़ता है ना, पोलियो का पड़ता है, खसरा का पड़ता है ना, अलग अलग चीज का पड़ता है, तो हाँ तमाम तरह के जो है वो चीजें पड़ती हैं, तो वो सब जो है वो इसी के तहत पड़ता है और उसके लिए सरकार एक भी रुपया पैसा नहीं लेती है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चा को स्वास्थ्य सुविधा इसके तहत मिलता है। ठीक है, हाँ स्वास्थ्य सुविधा, हाँ DPSP। ठीक है, आगे आइए, आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण और प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, नहीं भाई, केवल 46 है ना, केवल 46। ठीक है, ठीक है, 46 में है SC ST का प्रोटेक्शन और प्रमोशन। तो देखिए समाज में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको, उनका शोषण ना हो और उनको किसी प्रकार से दबाया ना जाए, है ना, उनको परेशान ना किया जाए, इसके लिए ये आर्टिकल है ना 46। तो प्रोटेक्शन और प्रमोशन, तो देखिए अब जो SC कम्युनिटी है और जो ST कम्युनिटी है ना, अनुसूचित जाति जनजाति, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम कानून बनाया हुआ है सरकार ने। जैसे फंडामेंटल राइट में जब आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि 1989 का SC ST प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा SC ST कम्युनिटी को आरक्षण का सुविधा जो मिलता है तो इनके प्रोटेक्शन के लिए मिलता है, इनके प्रमोशन के लिए मिलता है कि इनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा आप देखें कि जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो सीटों का आरक्षण होता है, 2020 में आरक्षण खत्म हो रहा था लेकिन मोदी जी फिर इसको 10 साल एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, तो बढ़ा दिए, फिर भी वो प्रचार चल रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, है ना, जबकि 2020 में ये बढ़ाए हैं। 2020 में SC ST आरक्षण खत्म हो गया था, 2020 में खत्म हो गया था आरक्षण, लेकिन फिर जो है सो 10 साल के लिए
बढ़ाए हैं, यानी कि 2030 तक फिर रहेगा। तो ये गलत प्रचारित क्या कर रहा है सब, कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण जो है सो ई कर देंगे, है ना। लेकिन अगर खत्म करना होता तो बढ़ाते का है। अभी सब बतवा सब लोग पढ़ नहीं ना रहा है कि सब बुझेगा कि बढ़ाए हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि बढ़ाना ही होता, इसको खत्म करना होता, तो खत्म कर देते, बढ़ाए क्यों। ये उनको नहीं पता है कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, देश अभी उस स्थिति में है ही नहीं कि आरक्षण खत्म हो पाए, है ना। आई जो लोग जो आरक्षण का जो प्रचार सब करता है कि आरक्षण आरक्षण, ये सब अपना समाज के दूसरा आदमी का विकास काहे नहीं करता है। अपना समाज के एक आदमी आगे बढ़ गया तो पेट में दर्द हो जाता है, कह रहे अब तो हमरा से बड़ा नेता ये हो जाएगा, वो बस तुरंत वो अपना आदमी को पीछे। माने आरक्षण खाली एगो दवाई है, और भी ऐसा दवाई देना है कि दवाई काम ना करे, काम कर जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, कि फिर पॉलिटिक्स होगा किस आधार पर, ये ना दिक्कत है। तो आरक्षण के लिए लड़ सब लोग रहा है, लेकिन उस हर कम्युनिटी का जो नेता है ना, जो आरक्षण का राजनीति करता है, वो अगर गीता पर हाथ रख के कहे कि क्या सही में वो चाहता है कि आरक्षण से उसके समाज के लोग का कल्याण हो जाए, तो झूठा का तो दुनिया है, कसम तो खा लेगा, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वो नहीं चाहता है कि उसके आदमी का कल्याण हो। क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन उसके समाज के लोग पढ़ गए, लिख गए, शिक्षित हो गए, उस दिन वो लोग जो है सो उसके नाम पर वोटवे नहीं करेंगे। तो उनको आरक्षण का वो घूट देते रहो, उनको कहो कि हम तुमको आरक्षण देंगे। ये अनपढ़े लोग ना है जी, अनपढ़ ही कुपढ़ लोग है ना। अभी छपड़ा में गोली चल गया, बताइए कोई मतलब है इसका, है। जिसका घर का तो बेचारा चला गया है, अब उसके घर में कौन नेताजी लोग जा करके, उसकी जो पत्नी बच गई बेचारी, जो उसका बच्चा बच गया, उसको कौन रोटी देगा जी। अभी अभी ना लोगों जा रहा है, अभी चुनाव के चलते रिजल्ट आने दीजिए 4 तारीख के, रिजल्ट के बाद कोई उसके घरे नहीं जाएगा, कोई ना जाके उससे नहीं पूछा है कि तुम्हारा परिवार कैसे कैसे चल रहा है, तुम कुछ खाओगी कि नहीं, तुम्हारा बच्चा कुछ खाएगा कि नहीं, तुमको कोई नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बेवकूफी में लोग जान दे दिया, आई पगला आदमी सब गोली चला दिया। बताइए, जिसका तो परिवार का तो चल गया ना आदमी, चुनाव तो आते रहेगा प्रत्येक 5 साल पर, लेकिन जिसके घर का चल गया आदमी, वो आ पाएगा, उसको कोई लाके दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये बेचारा जो मर गया, या जो आदमी अपने गलत तरीकों से जाकर वहां पे मारा मारी किया, झगड़ा किया, गोली चलाया, कितना गलत आदमी है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी से कोई दिक्कतें है, तो आप, चैनल है उसका, उस चैनल के तहत आप जाकर के कंप्लेन करिए, है ना। हर आदमी का अपना अभिव्यक्ति है, कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का विरोध करता है। लेकिन समर्थन विरोध में थोड़ी होता है कि आप किसी को मार दीजिएगा, ये नहीं होता है ना। कि आप समर्थन करने के चक्कर में इतना बड़का कट्टर समर्थक हो गए कि आप किसी को मार दीजिएगा, है ना। ये सब यही सब बेवकूफी दिखलाता है, यही दिखलाता है कि शिक्षा एकदम खराब स्तर पे है हमारे यहाँ, कि लोग मारामारी कर देते हैं, जान तक चला जाता है। बताइए, आदमी सबको ही नहीं समझ में आता है कि जिसको हम मार रहे हैं उसका जीवन हम लौटा नहीं सकते हैं, तो लौटा नहीं सकते हैं तो हमको मारने का अधिकार कौन दे दिया किसी को, है। उसका परिवार का बच्चा, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, अरे एगो माँ बचपन से ना बच्चा को पाल पोस के बड़ा करती है जी, एक मिनट में कोई उसको मार के चल जाता है, क्या बीतता होगा उसके हृदय पर। लेकिन अब इस तरह से सब सोचता नहीं है, कर देता है, अपराध कर देता है, और भी किसके लिए, चुनाव के लिए। जबकि देखिए, हम लोग चाहे जितना डिस्कशन कर ले, सरकार चाहे किसी की भी बने, हमारा और आपका पेट तभी बढ़ेगा जब हम और आप काम करेंगे, हमारा नौकरी लगेगा, हम लोग कुछ काबिल बनेंगे, तभी हमारा परिवार चलेगा, जब हमारे जीवन में कुछ सुख शांति आएगा। कि कोई जीतने हारने वाला लोग घर में घूम घूम के नौकरी नहीं देगा, ना यह देंगे ना वह लोग देगा। तो वैचारिक बात अलग है, लेकिन वैचारिक बात व्यक्तिगत तौर पे पहुंच जाए, हमला में बदल जाए, जान चला जाए किसी का, ये सब कितना बुरा बात है। आज जान भी किसका जाता है, गरीब लाचार आदमी का, जिसके घर में अब उसके बाद उसके माता पिता का देखने वाला, उसके पत्नी का, उसके बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है। दिक्कत है कि यही सब आदमी सब काम करता है, इसी पर दुख होता है कि ऐसा गरीब आदमी जब उसको पता है
कि वो दिन भर मेहनत करेगा तब उसको 500-600 रुपया मिलेगा, और तब उसके घर में जो है सो खाना बनेगा। ये बात उसको पता है। फिर चुनाव में इतना क्या एग्रेशन हो जाना, इतना क्या ये हो जाना कि किसी के लिए आप एकदम उतारू हो जाए या किसी के लिए आप विरोधी बन जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि सरकार चाहे किसी की बने, आपका भोजन आपके मेहनत से आना है। मेहनत नहीं करिएगा नहीं आएगा, तो मेहनत पे काम करे। वोट देना आपका अधिकार है, आपके मन में जो है आप जाकर के वोट देके चल आइए चुपचाप, जिसको मन करता है उसको दे दीजिए, और दे करके अपना काम में लग जाइए, क्योंकि आपका काम ही आपको ही देगा। अब जिसका बेचारा का चल गया परिवार का आदमी, उसको कौन जाएगा काम देने? खाली अभी सब गाड़ी सब जा रहा है कि अभी चुनाव बचा हुआ है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, अब देखिए के गो नेता उनके घर जाते हैं और के गो लोग जाकर उनसे हालचाल पूछता है। तो जिसके परिवार का जाना था वो चल गया। तो इसलिए लोग को समझना चाहिए कि सब चीज पर मतलब इस तरह का एक्शन नहीं हो कि आप किसी का जान ले ले, आप किसी को मार दे, है ना। मतलब अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उससे लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। जान जो कि सबसे बड़ा चीज होता है ना, कि आप गलती से भी आप किसी को फिर उसको दोबारा लौटा नहीं पाइएगा। तो जो आप दोबारा दे नहीं सकते, वो लेने का काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, सब आदमी सब बेवकूफ है कि इस सब। हम लोग के गांव में नहीं हुआ है, हम जिला में हुआ, छपड़ा में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, दो दिन के लिए 3 दिन का इंटरनेट शटडाउन हो गया है ना। छपड़ा में हुआ, छपड़ा में चुनाव था 20 तारीख को ना। हमारा छपड़ा में नहीं, हमारा महाराजगंज है। महाराजगंज में 25 को है, हम लोग का 25 को है। छपड़ा में जो है वो 20 को था, है ना। हाँ, माझी महाराजगंज है। हाँ, तो वो सब मसरख सब महाराजगंज में आता है, तो 25 को। हाँ बिल्कुल, वोट देने जाएंगे हम, है ना। हाँ हाँ देखिए, नहीं देखिए, हाँ देखिए, अगर हम लोग देखिए वोट देना हमारा अधिकार है। अगर हम लोग वोट अगर नहीं देते हैं, तब फिर राजनीति पर बात करने का कम से कम नैतिक अधिकार तो हमारे पास नहीं है। नैतिक अधिकार नहीं। इसलिए हाँ बिल्कुल, इसलिए हम तो इसलिए हम वैसे छुट्टी लेके नहीं जा, लेकिन उस दिन हम जाएंगे देने के लिए। 24 को क्लास लेंगे, 24 को शाम के अपना निकल जाएंगे, 25 को देंगे, 25 को दे करके फिर वापस निकल जाएंगे। अगर भोरा सुबह सुबह मैंने वोटिंग कर दिया तो मैं उसी टाइम अपना निकल जाऊंगा, है ना। कि ट्रेन की तो सुविधा रहती ही है, तो पुलिस प्रशासन का उतना कोई दिक्कत नहीं है, रोकता नहीं है लोग। अगर आप अपने कार्य के पर है तो उतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पुलिस प्रशासन चुनाव के दिन उसी को डिस्टर्ब करता है जो इलीगल आदमी है, अवैध है। अगर आप सही तरीके से गाड़ी, ट्रेन, बस पकड़ने, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, आपको कोई रोकना रोकता नहीं है, बशर्ते कि आपके पास ये होना चाहिए। अब आप हथियार लेके घूमिएगा तब तो इसका मतलब प्रशासन को रिगा रहे हैं। इसी का ना नतीजा है जी, घटना घट गया। गोली चल कैसे गया? तो लेकिन लेकिन नियम है कि लाइसेंसी हथियार भी जमा कराना है। तो हाँ, वो भी जो आपको जो लाइसेंसी हथियार होता है उसको भी चुनाव से पहले जमा करा लिया जाता है। फिर चल कैसे गया गोली? तो वही ना, तो ये स्थानीय शासन प्रशासन के लिए जांच का विषय है। आप छोड़ दिए इसका मतलब। तो वही तो अब है कि कौन आदमी चलाया, उनके पास कहां से वो आर्म्स आ गया, है ना। चुनाव के दिन पुलिस इतनी एक्टिवली इसीलिए घूमती है कि कहीं किसी के पास कोई आर्म्स ना हो, है ना, किसी के पास कोई आर्म्स ना हो। लेकिन फिर भी इस तरह का दुर्घटना घट जाना, इस तरह का दुर्घटना ही दिखलाता है कि शासन प्रशासन के को लेकर के आपराधिक मानसिकता के लोगों के मन में खौफ नहीं है। इसीलिए देखिए ये सब घटना घटता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छा मुख्यमंत्री है। कम से कम अपराधियों के मन में भय तो उत्पन्न किया है कि अगर गलती से भी पकड़ा गए तो तुमको तो बर्बाद करबे करेंगे, तुम्हारा पुष्ट तो बर्बाद हो जाएगा। अपराधी के मन में डर होना ही चाहिए। अपराधी के मन में पुलिस का खौफ होना चाहिए कि अगर हम पकड़ा गए तो क्या होगा मेरे साथ। लेकिन दिक्कत है कि यहां अपराधियों को लगता है कोई नहीं, हमारे मामा बैठे हुए हैं शासन में, हमारे चाचा बैठे हुए हैं शासन में, हम पकड़ाएंगे तो चाचा हमारे बचा लेंगे। ये दिक्कत है।
शासन प्रशासन फ्री है कहा जाता है, बहुत पहले कहा गया था, एक आदमी ने कहा था कि अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो कोई चप्पल तो चोरी नहीं होगा, रुपया तो बहुत बड़ा बात है, चप्पल चोरी नहीं होगा किसी का, अगर प्रशासन ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो कोई घटना नहीं घटेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशासन को एक फ्री हैंड नहीं है, अब प्रशासन में भी भ्रष्ट लोग हैं, इग्नोर कर देता है ना, बगले से आदमी चल जाएगा, पहचान में नहीं करेगा कि वह आदमी है तो है। लेकिन एक एक गो आप ईमानदार अधिकारी सबको देखिए, एक गो ईमानदार अधिकारी आता है तो पूरा प्रशासन ठीक हो जाता है जिला में, है ना। आप इसी पटना में एक टाइम पर जब मनु महाराज सीनियर एसपी बन के बैठते थे तो ऐसा ही लोग के मन में खौफ रहता था कि मनु महाराज का पोस्टिंग हो गया पटना में सीनियर एसपी। अब सब एकदम शांत रहता था कि भाई मनु महाराज आ गए हैं। क्यों? वो आदमी अपना छवि ऐसा बना दिया था। शिवदीप लांडे, है ना, सिटी एसपी पटना जब रहे थे, इतना स्ट्रांग इमेज बनाया था जवान की अपराधी लोग को पता था कि अगर वो देख लिया तो उपाय कर देगा। शासन प्रशासन से उस आदमी का ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको उठा करके राज्यपाल का बॉडीगार्ड बना के खड़ा कर दिया। इतना मेरिटोरियस आदमी को, मेरिटोरियस आदमी जो ईमानदार था, जो सबका हालत खराब कर, उसको बना दिया राज्यपाल का बॉडीगार्ड। बताइए तो उसकी प्रतिभा का तो दबा दिया आपने। लेकिन वो आदमी कहीं अपना ईमानदारी नहीं छोड़ा तो फिर उसको औररिया पोस्टिंग किया गया। औररिया में गया तो वहां भी माफिया लोग को ठीक कर दिया वो आदमी। बिहार के लोग को लगा कि ये आदमी हम लोग के यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको इसका कैडर भेज दो, तो इसको पूरा महाराष्ट्र कैडर भेज दिया गया। और आज वो आदमी महाराष्ट्र के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है तो वहां भी तहलका मचा कर रखे हुए है ना। दीप लांडे आए थे बीच में, कभी भेज दिया सब, अभी नहीं है, अभी नहीं है बिहार में। वो बीच में आए थे फिर चले गए हमारा, अभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है महाराष्ट्र में, है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि अकेले ही एगो अधिकारी जो है ना, एगो ईमानदार एसपी अगर जिला में आके बैठ जाए बढ़िया तो पूरा प्रशासन को ठीक कर देता है ना। तो शासन प्रशासन का बहुत भूमिका होता है कि शासन प्रशासन है, ये है सब चीज है, उसके सामने इस तरह का लोग कुकृत्य करके चला जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी तो पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो अभी तो और एक्टिवली काम करना चाहिए, है ना। और उनको जो भी लोग इस तरह का काम किए हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, इस तरह का स्थिति है, किसी को मारने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है, चाहे कोई अपराधी काहे नहीं हो। अपराधियों को भी मारने के लिए हम लोग के यहाँ नियम है कि अपराधी को भी कौन मारेगा? कोर्ट मारेगा। पुलिस का काम उसको पकड़ना, पकड़ के कोर्ट ले जाना, कोर्ट में जज साहब पूरा सुनेंगे और सुनने के बाद तब दंड देंगे। तो जब अपराधी को मारने के लिए इतना सब व्यवस्था है तो आप आम आदमी को कैसे मार सकते हैं, जो आम आदमी का कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब वही है कि भावना में आकर के लोग इस तरह गलती कर देता है। ऐसा नहीं कि इस तरह का काम जो करता है उसको अफसोस नहीं होता है। इस तरह का काम करने वाला आदमी ना आपके सामने भले कितनों हंस ले, मुस्कुरा ले, अपने आप को खुश दिखा दे, उसकी अंतरात्मा कभी उसको अंदर से खुश नहीं रहने दे सकती है। उसकी अंतरात्मा हमेशा उसको धिक्कारेगी कि तुमने किसी का जान लिया है। अगर वो इंसान है तो, अगर राक्षसी प्रवृत्ति का है, जान लेना प्रोफेशन है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंसान है, इंसानियत अंदर में है थोड़ा सा भी, तो उसकी आत्मा कभी उसको रात को सोने नहीं देगी चैन से कि तुमने किसी का जान लिया है। जान लेना समझते कितना बड़ा बात होता है जी, किसी को मार देना है, वो आदमी फिर दोबारा नहीं दिखेगा कभी। और इस तरह का काम सब कर देता है। तो एक तो इस तरह का काम क्रोध में होता है, अब बेवकूफी में होता है। तो इसलिए कि कभी अगर क्रोध हो तो आपको उस समय हट जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वही 10-15 मिनट का गेम होता है। उस 10-15 मिनट में आपने अगर आपने खुद को संभाल लिया तो संभाल लिया, लेकिन अगर उसी 10-15 मिनट में अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उस गलती का भरपाई आपको पूरा जीवन करना पड़ता है। तो ये चीज को हमेशा जो है सो ध्यान रखना होता है। क्या करिएगा, अब इस तरह का घटना सब बढ़ जाता है। तो यहां पर यही आरक्षण की सुविधा, कानून की सुविधा, ये सब कानून और का सुविधा दे करके हमारे समाज में जो SC ST वर्ग के लोग हैं इनको सुरक्षित करने और इनको संरक्षित करने का प्रावधान है। और राज्य अपने इस कर्तव्य को पूरा करता है अच्छे तरीके से। राज्य अपने इस कर्तव्य को पूरा करता है। ठीक है, तो इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे आइए, आर्टिकल 47।
लेंगे पोषण को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, नशा पर प्रतिबंध लगाना, और गो हत्या पर प्रतिबंध। और गो हत्या पर प्रतिबंध है। हाँ, गो हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है, अब देखिए, पोषण को बढ़ावा देना मतलब न्यूट्रिशन स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी, तो सरकार करती है। जैसे आप देखते हैं कि गरीब घर में बच्चों को खाने में दाल नहीं मिलता है, हरी सब्जियां नहीं मिलती है, बहुत तरह का दिक्कत होता है, तो सरकार एक प्रोग्राम चलाती है मिड डे मील। जैसे आप लोग स्कूल में जाएंगे तो आप देखिएगा, मिड डे मील का अर्थ होता है दोपहर का भोजन। तो सरकार जो है वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का बच्चा जाता है। अमीर का बच्चा तो जाएगा नहीं, अमीर का बच्चा तो अपने 50 गो लंच बॉक्स लेके जाता है ना। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अमीर का बच्चा तो अपने 50 गो लंच लेके जाएगा, बढ़िया सा उसमें पीने के लिए पानी रहेगा, खाने के लिए सारे आइटम्स रहेंगे, वैरायटीज रहेंगे, है ना, वो आराम से खाता, उसको दिक्कत। लेकिन गरीब का बच्चा बेचारा पहले ही से कुपोषण का शिकार रहेगा, है ना, हाथ पैर एकदम पतला पतला पेटवा रहता है इतना में, वह होता है कुपोषण का शिकार आदमी, तो उसको कहीं से मिलता ही नहीं है। अब मैंने दाल कहाँ से मिलेगा? चावले और गेहूं जुटाने में तो उसका हालत खराब है कि पेट भर जाए कहीं, है ना। दाल तो सरप्लस चीज है ना, तो चावले गेहूं में उसका सब कमाई लग जा रहा है, तो कहां से बेचारा ये करेगा, दूध पिलाएगा बच्चा सबको। तो सरकार कहती है कि देखिए हम क्या करते करेंगे कि बच्चा सब जो स्कूल आएगा तो वहीं पर हम उसको न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए उसको मिड डे मील का भोजन देंगे। तो मिड डे मील बढ़िया चीज है जी, टीचर लोग में आप लोगों का नौकरी होगा तो एक तो मान लीजिए कि आपका हो गया कि नौकरी, और ऊपर से दोपहर के खाना का टेंशन खत्म हो गया जीवन भर का रिटायर्ड तो है? अरे अब तो बढ़िया बन रहा है जी, है अलहमदुलिल्लाह। लेकिन अब तो देखिए अब तो बढ़िया बन रहा है? हाँ, तो वही नियम हो गया है। हाँ कि अब देखिए, नहीं अब देखिए पहले होता था, पहले तो खाली खिचड़िए था, अब तो डे के हिसाब से अलग अलग मेनू है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन का अलग अलग मेनू लिस्ट है। वो आपको अलग अलग मेनू का खाना बनाना है, एकदम टेस्टी टेस्टी बनता है, एक से एक खाना सब, है ना। सब बताता है ना सब तो, है। हाँ तो अरे किसी के भी हाथ में जाए आपको मिलेगा खाना, आप टेंशन में मत रहिए, खाना में दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाइए, एकदम स्कूल में खाइए। दोपहर का भोजन का तो समझिए कि जीवन भर का टेंशन खत्म है, है ना तो पढ़ाना है ना। तो ये फायदा है शिक्षक वाला में कि एगो तो आपका माने एक टाइम का भोजन बचेगा ना जी, तो एक टाइम का भोजन भोजन बचेगा, तो समझ रहे हैं कितना, पूरा साल जब तक रिटायर्ड नहीं होइएगा तब तक, तो तब तक आपका आराम से माने अच्छा खासा पैसा बचा लीजिएगा दोपहर के भोजन के चक्कर में। तो हाँ, अरे 60 रुपये का बढ़िया बढ़िया भोजन रहता है जी, नहीं रहता है? अरे मशरूम मशरूम का शेड्यूल रहता है, नहीं बनाता है? मशरूम है, राजमा है, ये सब नहीं बनाता है? हाँ, कहाँ पे? तो सब नहीं बनाता है? तो नहीं नहीं, नहीं बनाता है ना, तो ये उसका गलती है। हाँ। देखिए, अगर नहीं बन रहा है तो गलती है, ईमानदार आदमी होगा ना तो बनवा देगा,
कि किसी पैसा सरकार देती है, पैसा आता है ना, तो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाएगा, अब बनाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आप लोग को खुद भी मतलब जब शिक्षक बन गए, आप प्रिंसिपल हेड है वहां पर, तो ये सब काम नहीं होता, प्रिंसिपल पर दबाव बना सकते हैं कि भाई बच्चा के हित में जो काम होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने पैसा भेजा है, वो काम यहाँ पर होना चाहिए। नहीं हो रहा है, कहीं अपने बोलने में डर लग रहा था, कोनो यूट्यूबर को सूचना दे दीजिए, इस तो पगला परेशान कैले है, ये सबको बुला लीजिए स्कूल में, जाके प्रिंसिपल साहब से के मुंह में एक लगा देगा और कहेगा कि बोलिए कि खाना काहे नहीं बन रहा है टाइम पर, आज जो जो शेड्यूल में है, मेनू लिस्ट में, वो काहे नहीं बन रहा है, बनवाना पड़ेगा उनको। आजकल काम आप करवाना चाहिए तो कैसे हो जाएगा, है ना। 50 आदमी रोड पर घूम रहा है न्यूज फैलाना है। हाँ, इनके स्कूल में तो होता है, तो बताते हैं कि बढ़िया खाना बनता है ना, है। हाँ, एकदम मैंने बढ़िया ये है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये ना देखिए, पैसा सब जगह आ रहा है, सब स्कूल में पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं पर पैसा खा जा रहा है, कहीं पर उसका काम हो रहा है। तो ये इसी के तहत है, इसी आर्टिकल के तहत स्कूल में बच्चों को भोजन देना है। तो स्कूल में देना है, और छोटका बचवा सब जो स्कूल में नहीं जा पाता, वो जाता है आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी का नियम है कि आंगनबाड़ी जो है वो बच्चा सबको बढ़िया बढ़िया भोजन कराए, टॉफी चॉकलेट दे, जिससे बच्चा का विकास हो, है ना, ठीक है, आंगनबाड़ी में। तो देखिए, तो ये अब देखिए, अब यही कहे कि बहुत जगह पे जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, हर जगह सरकार नहीं जाएगी। आप बर्दाश्त कर रहे इसलिए इससे हो रहा है। अगर पूरा गांव का आदमी उठ के चल जाए और कहे कि जब सरकार योजना तुमको दी है तो तुम काहे नहीं वो काम कर रहे हो, है ना। देखिए, ये इसका कंसेप्ट ही है कि हर गांव में स्थानीय स्तर पे आपको रोजगार दे दे, है ना, इसलिए वहां पर उसको दिया गया। और उस है कि वो है तो हर गांव के बच्चा को जानता है, अपना गांव का टोला का आदमी रहेगा तो वो जान रहा है सबको, ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन अब भ्रष्टता आपके अंतरात्मा में घुसा हुआ है, तो उसको कौन छान के निकाल देगा, ये तो आपको खुद के स्तर पे ठीक करना है। अब वही अगर कोई नहीं सुना, तो गांव का आदमी सब वह है, सब लोग अपना अपना लाभ देख रहा है, सब लोग जा करके उसका विरोध कर देगा, तो उसको सब काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई विरोध भी नहीं करता है, लोग चुपचाप देखता है, क्यों, क्या करना है। अब एगो गांव में एक एगो प्रभावकारी आदमी थोड़ी होता है, 2-4 गो प्रभावशाली होता है, तो एगो भले कर रहा है गलती, 2-3 गो एक होकर जाके निपटा देगा तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन दिक्कत है कि सब लोग का अपना निहित स्वार्थ है, कोई विरोध करने जाएगा ना, वही कह देगा कि सुनिए ना, आप ही को कुछ सुविधा दे देते हैं अलग से, चुप रहिए आप। अब अपना चुप हो जाएंगे, एक और गए तो थोड़ा आप भी ले लीजिएगा, है ना, दे के अपना निपटा देगा। लेकिन सरकार का योजना है कि बच्चा को यहाँ पर उसके अंदर में प्रोटीन का कमी नहीं हो, उसके अंदर में विटामिन का कमी नहीं हो, तो ऐसा ऐसा उसको खाना देना है कि उसको उसका कुपोषण नहीं हो, उसको और ताकतवर रहे, है ना। तो जैसे कि अब शहर में अमीर आदमी सबका बच्चा सब किंटर गार्डन में पढ़ने जाता है, किंटर गार्डन एकदम एकदम छोटा का छोटा बच्चा सब। अब उसमें जैसे कि माता पिता दोनों रोजगार में है, तब बच्चा कौन संभालेगा। तो एक बढ़िया कंसेप्ट खुल गया है किंटर गार्डन का, है ना। वो जा करके स्कूलों में बच्चा को दे आता है लोग, अब फिर माता पिता चल जाता है ड्यूटी पर, आराम से फिर शाम को आके ले लेता है। तो वो स्कूल में क्या होता है, वो जैसे आंगनबाड़ी का कंसेप्ट है ना, वैसा ही है। उसमें बच्चा पढ़ने लायक थोड़ी हुआ कि पढ़ाएगा सब, लेकिन बच्चा को संभालता है, बच्चा को खिलाएगा, बच्चा को टाइम टाइम पे खिला पिला देगा, है ना, उसको बॉल वॉल दे देगा, उसको कुछ छोटा मोटा गेम खिलाएगा, इससे बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। अब पेरेंट भी उधर अपना काम कर रहे हैं आराम से, है ना, तो उनको बच्चा का टेंशन नहीं रहता है। तो उसी कंसेप्ट के साथ सरकारी में आया आंगनबाड़ी, कि भाई आंगनबाड़ी में क्या होगा कि गांव का जो छोटा छोटा बच्चा सब है, गरीब का बच्चा, उसको तो उसके घर में कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बढ़िया बढ़िया चीज उ जाएगा और वहां आंगनबाड़ी में उसको मिल जाएगा, वहीं पे खेलेगा भी और वहीं पर खाएगा भी, और खेल खा के अपना आ जाएगा बाद में। आज जब बड़ा होगा तो स्कूल में जाएगा, तो स्कूल में मिड डे मील का भोजन है, तो ऐसे में उसका क्या होगा कि उसको कुपोषण नहीं होगा। तो सरकार तो अपनी तरफ से तमाम योजनाएं चला ही रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग के यहाँ जो स्थिति उसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस का। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग का इशू नहीं है, नीति हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हमारे यहाँ पास दिक्कत है पॉलिसी पैरालिसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं नीतिगत विकलांगता। नीतिगत विकलांगता का मतलब है कि आपकी नीति लागू ही नहीं हो पा रही है ठीक से,
नीति कागज पर बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया चीज धरातल पर ठीक से नहीं उतर पा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ब्लॉक के स्तर पे जो आरडीओ हैं, जो पहले बीडीओ हुआ करता था वो आरडीओ हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये लोग का जिम्मेवारी बनता है कि ये लोग ठीक से इसको लागू करवाए। लेकिन अभी दिक्कत है कि उनको भी चाहिए कुछ, उनका भी है अपना, ये पूरा सब लोग का मैटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब वह जो है मैटर जुड़ करके यहाँ पर इस जो है सो गड़बड़ करता है सब। लेकिन ये पोषण को बढ़ावा देना, ये इसके लिए सरकार अपना तमाम काम कर रही है। मिड डे मील के तहत कर रही है स्कूलों में बड़े बच्चों के लिए, आज छोटो बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पे आंगनबाड़ी के माध्यम से। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आइए नशा पर प्रतिबंध। अब देखिए इसी के तहत बिहार में शराबबंदी है जी, 47 के तहत बिहार में जो शराब बंद है वो 47 के तहत बंद है। राज्य का इच्छा हो तो राज्य अपने यहां जो है वो बंद करा सकता है, क्या शराब बंद करा, शराब ही क्या, नशा वाला कोई भी चीज, हाँ नारकोटिक्स, नशा का कोई भी चीज बंद करा सकती है बिल्कुल। ये लोग नहीं बंद कराता है वो गलत बात है। सिगरेट वाला तो और परेशान के लिए रहता है सब आदमी सबको, है ना, सब बंद कर देना चाहिए। हम तो कह रहे कि है खैनी, तो शराब का रोजगार नहीं है बहुत लोग का, है शराब से तो सबसे अधिक पैसा आता था बिहार सरकार को, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। देखिए तो केजरीवाल शराबे से कितना कमा लिया, फ्री फ्री ऑप्शन चला चला करके। केजरीवाल कैसे कमाया दिल्ली में, शराब से कमाया। पगला आदमी, दिल्ली में उम्र था कि 25 बरस के बाद शराब पीना है, तो कानून में बदल दिया, कहा कि 18 वर्ष के बाद आप शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब दिल्ली के आदमी को पियकड़ बनाने के में है। कानून था कि 25 वर्ष के होने के बाद आप शराब पीजिएगा, तो कहा कि लाओ कानून बदल देते हैं, और कानून बदल के उसको कर दिया 18 साल, कि 18 साल में आप शराब पीजिए। मैंने क्या, मैंने पैसा आ रहा है उससे, तो यार सब पैसा लेकर के सबको तुम पियकड़ बना दोगे, अब पी के सब दिल्ली में ड्रामा करेगा। दिल्ली मैंने देश की राजधानी है, कैपिटल है ना, कितना सारा घटना सब घटते रहता है वहां पर। तो घटना घटने में नशा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए जब से शराब बंदी है, ये अलग बात है कि अभी भी लोग पी रहे हैं, गलत तरीके से पी रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन बहुत सारा जो पी करके जो रोड पर ड्रामा होता था, है ना, पी करके रोड पर जो मारामारी होता था, पी करके बारात में जो नौटंकी होती थी, वो सब नहीं होता है ना। तो वो एक फायदा है। लेकिन जो इससे नुकसान जो बहुत बड़ा हुआ है कि बहुत सारा लोग गलत व्यापार में फंस गया है ना। गांव का छोटा छोटा बच्चा सबको देखिएगा ना, पढ़ता लिखता नहीं है, और यह सोचेगा कहां से उसको बोतल 2 मिलेगा, तो खरीद के लाएगा 100 रुपया का, आप बेच देगा 500 में। ऐसा ऐसा बिजनेस तो कर दिया गांव में सब। पढ़ल लिखल एको नहीं है जी, एकदम 4 व्हीलर खरीद के सब चढ़ रहा है, घूम रहा है, एको अक्षर का पढ़ल लिखल नहीं। हम लोग यहाँ पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में है, और वहां सब दारू बेच के अमीर बन गया इतने टाइम में। फर्स्ट क्लास के घर और बना दिया, सब 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनैले है, अब फर्स्ट क्लास का 4 चक्का गाड़ी पर घूम रहा है, कैसे, दारू बेच के। तो सरकार की असफलता है, गवर्नमेंट की असफलता है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, इसको हम ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला पा रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे ही गलत लोगों का प्रभाव बढ़ता है। अब कोई बेचारा पढ़ने वाला लड़का है, वो देखेगा कि हम 4 साल से पढ़िए रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आई पढ़वो ने क्या, चोर है, आज चोरी करके देखो कहां से कहां पहुंच गए। तो शासन प्रशासन की असफलता है कि इस तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रशासन की कंप्लीट फेलियरनेस है। सुशासन जो कहते हैं नीतीश जी, ठीक है कि सुशासन दिए वो बिहार को, लेकिन ये शराबबंदी में जो सुशासन सही तरीके से लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाया बिहार में। अगर हमारे घर में कोई हम लोग गलती करते हैं तो कंप्लेन पिताजी को जाता है, पिताजी पर सवाल उठता है। तो बिहार में जब शराबबंदी है, अलग अलग क्षेत्रों से बिहार में शराब आ रहा है, तो कौन देगा क्रेडिट इसका, नीतीश जी लेंगे। उनको जवाब देना चाहिए, उनको अपने प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे आ जा रहा है। झूठो ऐसा ही है, ठक ठकाता है। हम लोग जब नया नया शराबबंदी होता तो जाते थे रांची उच्च क्लास लेने के लिए, तो रांची से और हजारीबाग धनबाद से क्लास लेके हम लोग, लास्ट क्लास मेरा हजारीबाग में होता था,
6 बजे हजारीबाग कंप्लीट करके हम उसी समय आ जाते थे कोडरमा। अब कोडरमा से रांची से आती है वो गड़िया, क्या नाम है उसका, जनशताब्दी रतिया में आती है, तो कोडरमा में वो रुकती है 6:35 में, कोडरमा में आई थिंक उसका टाइम है शायद। तो वहां पे हम लोग रहते थे, चढ़ जाते थे। तो जैसे गया में घुसने लगता था ना गाड़ी, तब आकर के बेग पर टक 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 मारते रहता था। पूरा लगता था कि एकदम ये लोग तो एकदम ये कोई चीज जान ही नहीं देगा। तो अच्छे आदमी का मारता था खाली, जिसके पास नहीं है उसी का बैग चेक होता है यहाँ। आज जिसके पास है ना उसका बैग भी नहीं चेक होता है, वो निकल जाता है, उसका पहले से सेटिंग है। तभी तो आ रहा है ना, नहीं तो आ कहां से रहा है जी। कहीं ना कहीं पर आपका लूज फॉल्स है, सिस्टम आपका फेल है, इसी वजह से कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो नशा पर प्रतिबंध जो है, शराब पर प्रतिबंध या अन्य नशा पर, सबको इसके तहत आप प्रोहिबिट कर सकते हैं, इसको बैन कर सकते हैं इसी आर्टिकल के तहत, कि नशा पर जो है सो प्रतिबंध जो है लगा दिया जाए। नशा पर जब प्रतिबंध होगा तो इसका सीधे तौर पे आपको दिखता है कि माने आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि आदमी के सबके पास पैसा बचेगा भी। तो गरीब आदमी सबके परिवार में का सबसे बड़ा समस्या, कोई ना कोई आदमी पीने वाला होगा, तो वो जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा पी जाएगा। तो एक तो बच्चा को पढ़ा नहीं पाएगा, पी जाएगा, और ऊपर से खाना पीना का भी संकट हो जाएगा उसके परिवार में। कैसे कमा कम रहा उतना पी जा रहा है, तो नहीं पिएगा तो पैसा बचेगा ना उसके पास, तो इससे उसका परिवार का स्थिति ठीक होगा। तो इसका फायदा भी है, लेकिन ठीक तरीके से इसको लागू किया जाए तब। लेकिन ठीक तरह से ये इंफोर्स ही नहीं हो पाता है, इसका बहुत सब लाभ उठा लेता है। इसके अलावा गो हत्या पर प्रतिबंध या दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है, मतलब कोई राज्य सरकार यदि चाहे तो अपने यहां इसको बंद करवा सकता है, बैन करवा सकता है, राज्य सरकार की इच्छा पर है। अब देखिए डीपीएसपी का पार्ट है, इसीलिए किसी राज्य में बंद है और किसी राज्य में मिलता है, क्योंकि ये हर राज्य के राज्य सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहां बंद करना चाहती है कि वो इसको ये करना चाहती है। कुछ कुछ लोग कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम हटा लेंगे इसको। तो ये डीपीएसपी का चीज राज्य सरकार की इच्छा पर चलता है, इसलिए आपको पहले ही बताए थे कि राज्य सरकार को मन होगा तो लागू करेगी, और राज्य सरकार को मन होगा तो राज्य सरकार उसको वापस ले लेगी। ये राज्य सरकार के इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर करता है। ठीक है, तो पोषण को बढ़ावा देती है, नशा पर प्रतिबंध लगाने के बाद है गो हत्या पर प्रतिबंध। तो जब से आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ आए तो वो बहुत सारा बंद करवा दिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, तो जैसे बिहार में शराबबंदी है, उन्होंने शराब बंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम शेल्टर्स होम को बंद करवाएंगे, है ना। तो जो इलीगल जो स्लॉटर होम चल रहे हैं उसको बैन कराया। तो ये सब इसी के तहत हर राज्य की सरकारें अपना योजना अपना प्रोग्राम बना करके उसको कर सकती है, ये उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, कि 47 के तहत वो ये कर अपना किस तरीके से इसको करने का काम करती है। क्लियर है? तो ये इसी के तहत होता है। क्या? हाँ, लेवे की है, चंदा लेवे की है, क्योंकि भारत में निर्यात को आप देखिएगा तो निर्यात में बीफ बड़े स्तर पर निर्यात किया गया है ना। हाँ, तो सोचिए कि मैंने कितना बिजनेस कितना तगड़ा है, जब 2.5 करोड़ का चंदा दे दिया तो बिजनेस उसका कितना का होगा, है ना। बिल्कुल। किस पे? देखिए इलीगल पर लगता है, लगा है, अवैध जो चला रहे हैं ना लोग, बूचड़ खाना जिसको बोलते हैं, अवैध तौर से चल रहा है। ठीक है, तो अवैध वाला बंद हुआ है, जो वैध है लाइसेंसी वो बंद नहीं हुआ है ना, अवैध बंद हुआ है। क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसे बात करने के लिए, भावनात्मक बात करने के लिए लोग कर देता है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से देखिएगा तो बहुत इसका विदेश में डिमांड रहता है। तो भारत सरकार इसका निर्यात करती है, तो बंद करवा देना चाहिए मोदी जी को, इतने था तो बंद करने करवा दिए, लेकिन बंद नहीं करवाए। क्यों नहीं कराए? क्योंकि बाहर में इसका बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, तो वहां पर जाता है। और एक चीज और देखिए, कोई चीज खाली कह दीजिए कि बंद कर दीजिए तो बंद कह देने से नहीं होता है, आपको विकल्प देना पड़ेगा। कि विकल्प क्या होता है? तो मान लीजिए कि जो हमारी गौ माता है, तो जब तक ये दूध देती है, बछड़ा देती है, तब तक इस सबके लिए बहुत यूजफुल रहती है। लेकिन जैसे ही अभी हो जाता है कि अभी बूढ़ी हो गई गौ माता, अभी दूध नहीं देंगी, है
है ना, अभी बछड़ा नहीं देंगी तो अब क्या करता है सब, अब उनके लिए लाइबिलिटी हो जाती है, टाइम से भोजन नहीं देगा सब, है ना, अब उनको खोल देगा, छोड़ देगा ऐसे ही। तो बहुत सारी गौ माता लोग ऐसे दिख जाती है ना। तो अब अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ उस तरह का चीज ना हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप एक चैनल बनाते कि जो लोग रिटायर्ड हो गई, जिनको कि लोगों ने अब देख लिया कि अब इनसे कोई नहीं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारा गौशाला है देश में, लेकिन गौशाला का संख्या बहुत कम है, बहुत कम है जहां पर की सेवा होता है और उसके बाद उनका प्राकृतिक मृत्यु होता है ना। लेकिन ऐसे गौशाला की संख्या बहुत कम है देश में। तो अगर आपको इसको बंद कराना है तो पहले तो आप उस संख्या बढ़ाइए। आज जो लोग जो इस तरह से होती है उनको क्या करें कि आप वहां पर लेकर के चल जाइए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब वो यूजफुल हो जा जो अनयूजफुल रहती हैं तब लोग उनको छोड़ देता है ऐसे ही। और ऐसे ही एक दूसरा वर्ग है जिसका यह प्रोफेशन है, जिसका यही काम है कि हमको इसी से उसका परिवार चल रहा है, तो उसको काटना है और उसको बेचना है। अब उसका परिवार उससे चल रहा है, उसके काम से चल रहा है। अब इन दोनों का चैनल है, तो एक तो आप जो वहां से अनयूजफुल हो रही हैं उनको आप सही तरह से गौशाला में पहुंचाइए, और दूसरा आदमी जो इस तरह के प्रोफेशन में लगा हुआ है उसको दूसरा विकल्प दीजिए। तो केवल कह देने से कि हमको इसको बैन कर देंगे, हम इसको नहीं होने देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए आज तक कोई भी नीति ठीक से लागू नहीं हो पाती है। नीति को लागू करने के लिए उसके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है, सब चीज को आपको देखना पड़ता है। लेकिन समाधान नहीं करेंगे, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए हर लोग अपने अपने हिसाब से इन चीजों का व्याख्या ये करता है। ये वर्ड ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि ये सेंटिमेंटल वर्ड है, क्योंकि एक सोसाइटी में लोग सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो और भी पशु आएंगे जो दूध माने दूध देते हैं, तो उनके नाम पर विवाद नहीं होता है। विवाद केवल एक ही नाम पे होता है, वो होता है गौ माता का नाम। लेकिन संविधान में दुधारू पशु भी लिखा गया है, इनके नस्लों को बढ़ावा देने का बात भी किया गया है। आजकल देखते हैं कि अलग अलग नस्ल के गाय होती हैं या जो पशु उनका भी नस्ल बदला जाता है ना। तो ये सब चीज भी जो है सो यहाँ पर ये किया जाता है। लेकिन डिबेट डिस्प्यूट होता है। डिबेट डिस्प्यूट इसीलिए होता है कि लोग शायद पढ़ के समझते नहीं है, या फिर अगर समझ भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि समझते नहीं है, सब लोग बेवकूफी नहीं है, समझता है लोग, लेकिन अपने अपने हिसाब से व्याख्या करना है, इसके वजह से विवाद होता है। व्याख्या अगर एक सार्थक व्याख्या हो तो संभव है कि विवाद ना हो पाए, लेकिन व्याख्या ही गलत सलत होता है। आगे आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण एवं संवर्धन, संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है। प्रमोशन एवं प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा या संरक्षण अथवा संवर्धन। अब देखिए, कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो एग्रीकल्चर जो है, कृषि, इसमें आप देखते हैं कि सरकार तमाम तरह की सुविधा देती है। आपको सिंचाई के लिए अनुदान देती है, आप खाद उद खरीदने जाते हैं तो खाद पर सब्सिडी देती है, किसानों को पैसा देती है। तो ये सब किसके तहत हो रहा है? आर्टिकल 48 के तहत हो रहा है। किसानों को सपोर्ट किया जाता है ताकि किसान अपने खेतों में चावल, गेहूं, दाल ये सब उपजाएं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं उपजाएंगे तो अंबानी या अडानी दोनों में से किसी के यहां ऐसा कोई प्रेशर कुकर नहीं बनने वाला है
जो लोहा को गला के चावल बना देगा। चावल भारत के किसानों के खेतों में ही उपजेगा, इसलिए किसानों के हित के लिए आर्टिकल 48 में व्यवस्था किया गया है कि आप कृषि को बढ़ावा दीजिए। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि स्टार्टिंग में ही हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, है ना। तो हरित क्रांति हुई, नेहरू जी ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, शास्त्री जी ने उसको करवाया। उस हरित क्रांति का रिजल्ट ये रहा कि भारत कम से कम गेहूं के क्षेत्र में और चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। नहीं तो पहले हम लोग के यहाँ गेहूं चावल भी इतना नहीं होता था कि हम लोग का पेट भर पाए, गेहूं चावल भी बाहर से मंगाना पड़ता था। आज कम से कम देश में ऐसा स्थिति है कि गेहूं और चावल नहीं मंगाना पड़ता है ना। दाल उल मंगाना पड़ता है, प्याज कभी कभी मंगाना पड़ जाता है अचानक से, जब प्याज आपके यहाँ क्राइसिस रहता है प्याज का। तो लेकिन कम से कम मैंने पेट भरने का तो यही दो चीज है। आप कोई कितनों वीआईपी हो जाए, वो अंततोगत्वा चावल है ना खाएगा, चाहे रोटी खाएगा। अच्छा मान लीजिए बहुत वीआईपी होगा तो खाएगा चावल, वे नाम बदल देगा, बिरयानी है, पुलाव है ना, वेज राइस है ना, जीरा राइस है। अरे पगलवा है तो चावल है ना, मैंने चावल ही है। और चावल का ही तुम जो नाम दे दो, आटा ही है। अब आटा का तुम रोटी खा लो, आटा का तुम नान खा लो, आटा का तुम पराठा खा लो, है ना, आटा का तुम पूरी खा लो। पूरी में भी 50 गो वैरायटी है, पालक पूरी खा लो, पनीर पूरी खा लो, पगला कुछ खा लो, है कि नहीं। हाँ, तो खाइएगा कुछ भी, कंपोनेंट मेन तो आटे ना है, मेन कंपोनेंट तो चावल है ना है। तो यदि चावल और गेहूं भारत का किसान अपने खेत में उपजाना बंद कर दे, तब फिर भूखे लोग मरेंगे। इसलिए आर्टिकल 48 कहता है कि भाई कृषि का ध्यान रखिए, किसान का ध्यान रखिए और किसानों को प्रोत्साहन दीजिए। इसलिए किसानों के लिए तमाम तरह की योजना चलती है। इसी के तरह चल रहा है किसान सम्मान निधि योजना, जो सरकार किसानों को पैसा देती है। तो हाँ, 6,000 रुपया, तो किसान सम्मान निधि से चलता है। इसके अलावा अब बिजली चूंकि चल गया है, तो बिजली बिल का पैसा भी सरकार देती है। जो जो आपको सिंचाई के लिए जो आपको लगता है, वो भी पैसा सरकार देती है ना। सब्सिडी तो वही तो आपको पैसा देती है ना। इसके अलावा आप कोई खाद, जैसे यूरिया, यूरिया आपको 6 रुपये kg मिलता है, 5 रुपये kg मिलता है। कहाँ मिलता है? क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी देती है, इसलिए मिलता है। तो सब्सिडी देती है, तो ये सब किसके तहत होता है? आर्टिकल 48 के तहत। इसके साथ पशुपालन, गांव ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार देने का एक बढ़िया साधन है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। अगर कोई मान लीजिए कि गाय भैंस पालता है तो दूध मिलता है, दूध के तमाम बिजनेस हैं, होटल पे लोग दूध पहुंचाते हैं, है ना, वहां पर दूध को फाड़ करके मिठाई बनता है, वो बिकता है, उससे लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है। इसके अलावे आप जो गैस, गोबर जो निकलता है उससे गैस भी बना सकते हैं आप, है ना, वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर तमाम तरह के साधन पशुपालन से भी डेवलप किया था। इसलिए पशुपालन के लिए भी जो कहते हैं खटाल, खटाल खोलने के लिए भी सरकार अनुदान देती है, ग्रांट देती है, पैसा देती है कि आपको खटाल खोलना है तो आप खोलिए, हम आपको पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार बुझ रही है कि 2-4 आदमी अगर इसमें भी इन्वॉल्व रहेगा ना, तो कम से कम उसको रोजगार रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको रोजगार मिलेगा ना। तो इसके लिए सरकार यहाँ पर जो है सो व्यवस्था और उपबंध जो है सो करती है और देती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कृषि को भी बढ़ावा मिलता है और पशुपालन को भी। ठीक है, तो इनको संरक्षित भी करते हैं और इनको संवर्धन भी करना है। संवर्धन मतलब बढ़ाना, और संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा देना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 48 के तहत यहां पर किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे, ये 48A, आर्टिकल 48A 48 क, आर्टिकल 48A
तो आर्टिकल 48A क्या है भाई? तो हाँ, वन एवं वन जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, वन एवं वन जीव का संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो देखिए, वन एवं वन जीवों का संरक्षण, तो संसद ने भी, आप बहुत सारे राज्य की सरकारों ने भी कानून पास किया हुआ है कि आप वनों को नहीं काट सकते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। अगर आपको पेड़ पौधा काटना ही है किसी जरूरी काम से, तो ऐसी स्थिति में जो है, ये कौन टाइम है जी आने का? अच्छा ठीक, तबीयत खराब है तो आराम ही करना चाहिए घर है। अच्छा चलिए ठीक। तो वन एवं वन जीव, है ना, तो वन का भी संरक्षण करना है, अब वन जीव का भी संरक्षण करना है। तो बहुत सारा सरकार जो है राज्यों का वो कानून बनाया कि आप पेड़ पौधा को काट नहीं सकते हैं। कैसे कि अगर आप पेड़ पौधा को काट दिए तो आप पर केस हो जाएगा, है ना, अगर कंप्लेन हो गया तो केस बन जाएगा। अब उसमें भी एनजीटी में मामला सुनता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अलग से मैटर देखा जाता है और उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो बिना परमिशन के नहीं काट सकता, और अगर कहीं से काट रहे हैं ना, तो आदेश आता है कि जितना आप काट रहे हैं उतना आपको लगाना है फिर। लेकिन दिक्कत यह है कि सब काटता है तो बड़ा बड़ा पेड़ काट देता है, बढ़िया बढ़िया पेड़ काट देता है, और लगाता है तो जाके वो मूला लगा देगा। मूला समझते हैं ना, बचपन में बहुत लगाए होंगे आप लोग, हम लोग तो बहुत लगाते थे ना। आम खा करके आ गुठलिया फेंक देते थे माटी में, और 10-15 दिन बाद उसमें वो मूला निकल जाता था, नहीं निकलता था, तब फिर ओकरा हम लोग खुरपी लेते थे, खुरपी, हाँ, थला मार के फिर लगे जाते थे बगीचा में, अब फिर उसको वहां पे लगाते थे। माने बचपन का ये सब रोजगार था, काम में रहते थे हम लोग, है ना, तो बचपन का ये सब रोजगार था, तो ये सब रोजगार हम लोग करते थे, है ना। लेकिन समय के साथ ही सब छूट गया, अब बचपना लगता है। नहीं तो बरसात के मौसम में, यह आम का महीना, आम मिलता था, बरसात का मौसम, तो पूरा आम खाए, आठी फेंके, माटी ऊपर से चढ़ा दिए, और 10-15 दिन के बाद उसमें मूला तैयार हो गया। और ओकरा बाद जब बड़ा हो गया तो कहे कि चलो भाई को रोजगार हो गया, अब इसको यहाँ से निकालो माटी सहित, और ले जाके इसको लगा दो, है ना। तो ये सब पहले का खेला था जी, ये सब हम लोग के बचपन का खेला था, आई बढ़िया ना था। आजकल जो मोबाइलवा वाला खेलवा जो है, इससे तो बढ़िया था वो, है कि नहीं? कितना मजेदार बचपन था जी हमारा। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग मतलब हमारी अगली पीढ़ी का बचपन बर्बाद कर दिया मोबाइल, है कि नहीं? हम लोग का तो बहुत बढ़िया था, हम लोग भी बर्बाद हुए बाद में आने के बाद। इतनी और लेट आता ना तो ठीक रहता, है ना। ये पूरा जनरेशन को जो है सकी पगला बर्बाद कर दिया, नहीं कर दिया है? हर आदमी रोजगार में। अच्छा, जब मोबाइल नहीं था हम लोग के जीवन में तो कितना बढ़िया रहता था जी, कोई रिस्क नहीं, कोई बात नहीं। मोबाइले तो दुख का जड़ है। 50 आदमी से आपको संपर्क हो गया, बगल वाला आदमी से बात किए 3 दिन बीत गया, मोबाइल वाला आदमी से 3 घंटा से बात हो रहा है कि नहीं? ये मोबाइल के चलते ना होता है जी। तो क्या करिएगा, तो ये सब समय समय का बात है, समय बदलते रहता है। तो पहले का आदमी सब फिजिकली बहुत फिट होता था, है ना। हम ही लोग का उरेबो सुरे बर्दाश्त कर लेते हैं, धूपों में निकल जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी का जो नया जनरेशन है, अभी अभी जो मतलब 8-10 साल का है, ये सब कोई धूपों में तो नहीं घुमा दीजिए तो आएगा ना सांझी खाने तो 50 बार छीकेगा, है कि नहीं? कहा कि उसका पालने पोषण हुआ है इतना ना सुविधा में ना। हम लोग का क्या है, बचपने से स्कूल जाने का आदत है, स्कूल में एसी नहीं, स्कूलों को अब ना स्कूलों में एसी, अब तो कोचिंगों में एसी, पहले एसी था जी। हम लोग तो ऐसा ऐसा स्कूल में पढ़े कि वो पूछो नहीं, पसीना हो रहा है, आप दम रुमाल उमाल चाहे गमछा है तो मुंह पोछ लीजिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। फर्स्ट हाफ में नहीं पता चलता था, सेकंड हाफ में बहुत परेशानी होता था,
सेकंड हाफ में, है ना। लेकिन समझ रहे हैं, यही सब कष्ट हम लोग के शरीर को मजबूत बना दिया। यही कष्ट, कष्ट में मजबूत बनाया है। अगर ये कष्ट नहीं हुआ रहता तो मजबूत होते जी, होबे नहीं करते, समझ रहे हैं। इसलिए बहुत बार कष्ट का स्वागत होना चाहिए कि कष्ट में हम लोग को क्या कर देता है, मजबूत बना, आपको फिजिकली इंपावर कर देगा, शक्तिशाली बना देगा, है ना। आज जैसे जैसे आप देखिए हम ही लोग हैं, अब एसी का आदत हो गया तो तनी सा धूप में पड़ते हैं तो लगता है कि अरे पूरा फेस जल गया। क्यों? क्योंकि अब आपका बॉडी अलग तरीके से हो गया। पहले आपका बॉडी वैसा नहीं था। पहले ऐसा थोड़ी कि पहले गर्मी नहीं पड़ता था, पहले भी गर्मी पड़ता था, इतना इंपैक्ट नहीं होता था। तो इसीलिए आर्टिकल 48 कहता है कि वन को संरक्षित करिए। वन को संरक्षित करिएगा तो आपका क्लाइमेट कंट्रोल में रहेगा, क्लाइमेट को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सरकार ने बनाया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कि यदि आपने किसी तरीके से ने आपको पेड़ ओड़ काट दिया अवैध तरीके से बिना परमिशन के, तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा, आप पर एक्शन हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा जेल, आप फाइन भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी, पेड़ काट देने का नतीजा, है ना। अगर आपको मान लीजिए किसी की, अब आप देखिए बेली रोड जो आप देख रहे हैं अब बहुत चौड़ा हो गया है, न्यू म्यूजियम बन गया। हम लोग जब पटना आए थे पढ़ने के लिए तो बेली रोड एकदम पतला रास्ता था, ये बहुत समय के पहले की बात थोड़ी है, अब 13-14 के बाद है, एकदम पतला बेली रोड था और दोनों तरफ घनघोर मतलब पेड़ सब था, एकदम छांव रहता था, गर्मियों के दिन में आनंद आता था बेली रोड में, है ना। कहीं बैठ जाइए आप, बस स्टैंड लगा रहता था, आराम से ठंडा ठंडा हवा लगता था। लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर सारा पेड़ काट दिया गया। आज सड़क चौड़ा हो गया है, बहुत बढ़िया रोड हो गया, पहले ऐसा रोड नहीं था, लेकिन पेड़ सब कट गया। अब पेड़ सब कट गया तो हाईकोर्ट कहा कि देखिए जितना काट रहे ना उतना लगा दीजिएगा। सरकार ने कहा कि लगा देंगे। कहां लगाई? तो हम वही बता रहे थे कि हम लोग तो मोलवा ना लगाते थे, तो वैसे ही सरकार जाके मोला लगा देती है, और वो मोला लगा के आप घर आए, उन्हें से बकरी खा के काम खत्म, है ना। तो ये सब प्रोटेक्शन कौन करेगा? आप काटने के लिए बड़का पेड़ काट दिए और लगाने के लिए जाकर के छुटकन पौधा लगा दिए, उसको पेड़ बनने में कम से कम 15-20 साल लगेगा। अब 15-20 साल तभी वो बन पाएगा पेड़ जब वो बकरी से बच जाए, गाय से बच जाए, भैंस से बच जाए, तब ना। तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना, तब ना। तो सब सरकार का योजना है कि भाई उस सब से करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इस सब पर ध्यान लोग नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको, ये तो सत्य बात है कि पहले जो गर्मी का टेम्परेचर रहता था उससे अब बहुत ज्यादा रहता है। इसका रीजन है पेड़ों का खत्म होना। तो पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको रखा गया है कि भाई पेड़ पौधा को आपको प्रोटेक्ट करना है, नहीं कटना है। वो मूवी आया था साउथ इंडिया का, पुष्पा, है ना, फ्लावर नहीं फायर है ना, झुकेगा नहीं, है ना। तो झुकेगा नहीं तो टूटेगा, है कि नहीं? वो फिल्म में नहीं झुकेगा जी, कि फिल्म में हीरो है और रियल लाइफ में नहीं झुकेगा तो टूटेगा। तो वो क्या करता, चंदन का पेड़ काट के बेचता था, वही ना दिखाया गया उसमें, चंदन के लकड़ी का अवैध व्यापार, है ना। क्या जी फिल्मी महाराज, आप गजबे हैं आप तो, फिल्मिया खोजने लगे आप। हाँ? शादी उदी हो गया है? हाँ? हो गया है ना? हाँ? तब बताए होंगे तब ना जान रहे हैं, ये बताए हैं, हाँ, तो अभी बदल रहे हैं। क्या इरादा क्या है आपका? अब छुपा कह रहे हैं भाई? हाँ? 3 को शादी है? 3 को शादी है? 3 को शादी? हाँ जी, बात 2 का नहीं हुआ होगा। अरे आदमी स्मार्ट हो तो कोई और कर लेगा, क्या नहीं है? अरे कितना आदमी भावना में जो रहेगा वो स्मार्टनेस नहीं कर लेगा, क्या दिक्कत है? हाँ? अरे तो वो गीत काहे सब बना है, नून रोटी खाएंगे, है कि नहीं? अपना कैसे खा लेगा, पसंद के आदमी के साथ रहेगा तो कष्ट भी उसके लिए बढ़िया है। माता है कि नहीं करेगा? तब आइए रहा होगा। हाँ तो आइए। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार लोग का शादी नहीं हो रहा है, हाँ? उस दिन होगा, अरेंज मैरिज में होगा।
मैंने आपको क्या लव मैरिज करने का है? हाँ? अरे ऐसा थोड़ी है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि बेरोजगार आदमी से कोई प्रेम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये कि देखिए, प्रेम करना अलग बात है, आज जीवन बिताना अलग बात है। जीवन बिताने में लोग फिर सोचने लगता है कि भाई मैंने घूमना घुमाना अलग बात है, क्यों तो कहीं से आप किसी से कर्जो लेकर के पार्टी दे दीजिएगा, गिफ्ट दे दीजिएगा किसी को। लेकिन जब पूरा जीवन का बात रहेगा तो पूरा जीवन में तो सोचना पड़ेगा कि अब तो फिर रोज शाम को सब्जी लाना पड़ेगा, चावल गेहूं का प्रबंध करना पड़ेगा, है ना, हर फेस्टिवल में साड़ी लेके आना पड़ेगा, नहीं लाइएगा तो झगड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो सब चीज, तो वो सब कैसे होगा? वो सब पैसा रहेगा तब ना होगा। तो इसलिए लोग देखता है कि भाई फ्यूचर कहां पर सिक्योर है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसा होता है जिसको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। कम होने के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि आदर्शवाद में जीवन थोड़ी चलता है, जीवन तो प्रैक्टिकलिटी में ही चलेगा। एंड ऑफ द टाइम भूख आपको भी लगेगा, आपके साथ रहने वाला आदमी को भी लगेगा। और रोजे खाली उसको प्याज के कुतरी के साथ रोटी खिलाइएगा तो कितना दिन तक खाएगा? 2 दिन मान लीजिए प्रेम में खा लेगा कि चलो भाई आज पैसा नहीं इसके पास, 3 दिन खा लेगा, चौथा दिन तो पूछेगा ना कि सब्जी कहीं आएगा, है ना? है? नहीं नहीं, हम ये कह नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कम है, ऐसे कम लोग हैं, है ना, कम लोग हैं। अब आप कम लोग हैं, इसके लिए किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है, सिचुएशन को दोष दिया जा सकता है। पहले के जमाना में क्या था कि पहले के लोग खाली शुद्ध प्रेम करता था। अब कहा जाता है कि प्रेम जो है इसने अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लिया, अब इसको आंख हो गया है ना? पता ना कि पहले प्रेम अंधा होता था ना, क्योंकि देखता नहीं था। अब इसने बढ़िया डॉक्टर से अपना इलाज कराया अमेरिका जाकर के, है ना? अब इसको आंख है। अभी प्रेम जब करता है तो देखता है कि अच्छा क्या है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ना, देखने में आदमी कैसा है, घर परिवार में संपत्ति कितना है, ये सब देखता है, क्योंकि अब आंख हो गया। पहले आंख नहीं था, तो आंख नहीं था तो इतना सब चीज नहीं देखता था। तो लेकिन समय के साथ उसको आंख आ गया है, तो जब आंख आ गया है तो अब क्या करिएगा, इसको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अब डिफिनीशन चेंज हो गया, बिल्कुल परिभाषा जो है सो बदल गया है। लेकिन इस बदले हुए परिभाषा के लिए किसी को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ही बदले। पहले का समय था कि बहुत महंगाई नहीं था, कम पैसा में भी जीवन चल जाता था, तो लोग इस बारे में नहीं सोचता था। अब हर जगह पर आपको पैसा का काम है, आप यहां से निकल जाइएगा ना, आप सब आदमी को 2-4-10 रुपया अब वही काम पड़ेगा। किसी को ऑटो पकड़ना होगा, किसी को कुछ करना होगा, किसी को कुछ खाना होगा, किसी को कुछ पीना होगा, पैसा का काम पड़ेगा। तो वो तो चाहिए ना अपने पास। तो ये सब लोग के साथ है, तो अगर वो आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको कष्ट होगा। इसलिए हर आदमी चाहता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में हो, जो भी हमारे पास है वो सुरक्षित रहे। लड़कों पर थोड़ा क्रेडिबिलिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि देखिए, लड़का जब होता है ना तो लोग इसलिए खुश नहीं होता है कि हमको लड़का हुआ है, कि लड़का हुआ है बहुत एकदम कूल आगे बढ़ेगा, ये सब बकवास का बात है, कूल आगे बढ़ेगा। लड़का होता है ना तो माता पिता को पहले ही सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारे घर को चलाने वाले को मिल गया। पहले उनके खुशी का कारण यही होता है कि हमारा परिवार को चला लेगा, चाहे कुछ करेगा। तो लड़कियों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई माता पिता को लड़की से समस्या नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, उनको लगता है कि लड़की है तो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को लेकर के माता पिता टेंशन में आ जाते हैं। लड़का को लेकर के उनको लाइबिलिटी लगता ही नहीं है, उनको लगता है कि लड़का है ना तो लाइबिलिटी सब संभाल लेगा खुद दे। बेटा के बाद बेटी हो तो माता पिता को ज्यादा टेंशन नहीं होता है, उनको लगता है कि अरे तो बेटा ही है हमारा, है ना, बहन का भाई है, पहले कमा लेगा, बढ़िया घर में शादी कर देगा। लेकिन पहले बेटी हो जाए बाद में बेटा हो तो माता पिता को टेंशन हो जाता है, लगता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा। तो लोग का दिमाग में कुछ कुछ चीज बैठा हुआ है ना, कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन लाइबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी के चक्कर में माता पिता का जो ये है वो पिस जाते हैं बेचारे इसमें, है ना। ऐसा नहीं होता है कि माता पिता लड़कों को ज्यादा प्रेम करते हैं, लड़की को कम करते हैं, चाहे लड़की को ज्यादा करते हैं, लड़का को कम करते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि उनको सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है कि लड़की हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लड़का हमारे लिए हमारा अधिकार है कि किसी तरह से काम उम करके कहीं से जाकर के संसाधन जुटा लेगा, और संसाधन जुटा करके कर देगा
तो एक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा सरप्लस आपके ऊपर रहता है कि परिवार की जिम्मेवारी आपको संभालनी ही है। अब वो चाहे आप सरकारी नौकरी करके संभालिए, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करके संभालिए, चाहे आप जैसे संभालिए, आपको आपको संभालना है, ये आपको संभालना ही है ना। लड़कियों के ऊपर क्या जिम्मेवारी होती है? माता पिता के सम्मान को संभालना, डिग्निटी को संभालना, प्रतिष्ठा को संभालना, कि हमको ऐसा काम ना करे जिससे कि माता पिता का प्रतिष्ठा और सम्मान जो है सो खतरा में पड़े। तो दोनों जगह से अलग अलग तरह की उम्मीदें होती हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत सोसाइटी में आपको डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है, ये होता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए कि लड़कियों का नौकरी होगा, जॉब होगा, आगे बढ़ेंगी, और वो भी जब परिवार को संभालना शुरू कर देंगी बड़े स्तर पर, तब इस तरह का मिथक भी टूट जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होता है कि लड़की बेचारी जब कमाने लायक होती है ना, उसका शादी हो जाता है। अब शादी हो जाएगा तो अब जो कमाएगी तो उसी उधरे दे देगी, अब इधर दे नहीं पाएगी, तो यो माता पिता का टेंशन है। और लड़का का क्या है कि जो कमाएगा वो माता पिता को देवे ना करेगा, और लड़की अगर शादी के बाद अपना माता पिता को देने चल गई तो सबको टेंशन हो जाएगा कि देखो ये क्या कर रही है। तो दहेज लेके शादियों करेगा और ऊपर से कमाए वाला पैसों लेगा, ये तो गलत बात ना है। तो जो जिस लड़की की नौकरी हो गई और उसके बाद वो शादी कर रही है, तो पहले तो उसको दौड़ी तो देना ही नहीं चाहिए। अगर दौड़ी दे रही है तो वहां से साइन करवा ले कि चलो हम तुमको दहेज तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा कमाई का सारा सैलरी अपने माता पिता को देंगे, तो अपना तुम देख लो भाई, या तो तुम दौड़ी ले लो और नहीं तो मेरा सैलरी ले लो, है कि नहीं। लेकिन आए सैलरी सैलरी वाले को दहेज मिलेगा ना? ही कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है अभी भी, क्योंकि महत्वाकांक्षा है ना। है कैसी चाह देगी तो लड़की चाह देगी तो कैसे मिलेगा? लड़की चाह देगी तो लड़की, देखिए लड़की के साथ एगो एगो एक्स्ट्रा समस्या रहता है। लड़की के साथ एगो एक्स्ट्रा समस्या रहता है। समस्या ही कि लड़की जो है ना, जब उसका जॉब हो जाता है ना, तो वो चाहती है कि हम शादी करें अपना से बेहतर जॉब वाला से, तो दौड़ी तो देना पड़ेगा। और लड़का सबके साथ एगो रहता है ना, ये सोचता है कि हमारा नौकरी हो गया ना, हमारा लड़की खाली बढ़िया मिल जाए, हम शादी कर लेंगे, बात खत्म, नौकरी करे चाहे ना करे, कर लेता है। तो इसको इतना टेंशन नहीं रहता है। लड़कियों के साथ थोड़ा टेंशन रहता है। तो जैसे अब जैसे शिक्षक हो जाएंगे तो शिक्षक से शादी करने का मन नहीं करेगा, करेगा जी? है अब मन करे कि हमको दरोगा मिले, है कि नहीं? वो दरोगा रहे, हम टीचर रहे, चाहे आरडीओ रहे, बीपीएससी, हम बीपीएससी में। और लड़का जो होता है ना, वो होता है बकलोल, इका नौकरी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा शिक्षक, तो कहेगा कमरा कोई दिक्कत नहीं पापा, कैसनो लड़की खोज दो, बस देखने में बढ़िया होना चाहिए, इसको खाली मुंह बढ़िया चाहिए। अरे पगला, तुमको मुंह का है बढ़िया चाहिए भाई? तुम भी कहो ना कि हमको नौकरी वाला करना है कि नहीं? इनको नौकरी नहीं चाहिए। तो इस सब मामला में लड़की लोग तेज होती है, वो लोग कहती है नहीं, और मुंह कैसा हो चलेगा। देखते ना, सरकारी नौकरी जिसका हो जाता है उसको एकदम स्मार्ट लड़की से शादी हो जाता है, तो लड़की फटुआ देखते ना होगी जी कि कौन है, तो उसको उस दिमाग है उसके पास, वो कहती कि मुंह दुतने दिन अच्छा लगता है, 4 दिन 5 दिन, उसके बाद काम अच्छा लगेगा, पैसा अच्छा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि भाई मुंह चाहे जो भी हो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पैसा अच्छा है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बताइए क्या नाम है उसका जो शादी हुआ है, आकाश अंबानी ना, अनंत अंबानी, अभी जो शादी हुआ था, तो उनको देख रहे कितना बढ़िया लड़की मिली है, और उस बेचारा का तबीयत कितना खराब रहता है, तो उसको पता है कि हो चाहे जो भी मुकेश अंबानी का बेटा है, ये ना सबसे बड़ा क्वालिटी है, क्यों क्या है? तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है सो दिक्कत रहता है। और जैसे भी आप अपने से ऊपर में जाने का कोशिश करिएगा ना, तो वहीं पर डौरी आ जाता है, दहेज वहीं पे आ जाता है। तो आप अगर ये तय कर ले कि नहीं, हम जिस लेवल पे हैं इसी लेवल पे हम शादी करेंगे, इसमें हम 1 रुपया दहेज नहीं देंगे, तो उसमें दहेज लगेगा भी नहीं। अच्छा आदमी रहेगा ना तो लेगा भी नहीं, कि पता है कि जब सामने वाला आ रहा है आपके घर तो कमा के आप ही को ना देगा, थोड़ा ना वो अपना घर भेज देगा, तो नहीं होगा। लेकिन अब ये महत्वाकांक्षा रहेगा कि हम इस पद पे हैं, लेकिन शादी हमको अपने से सीनियर पद पे करना है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मैटर होता है, और यहाँ पर जैसो दिक्कत होता है। खैर, तो यहाँ पर जो है उस मूवी में दिखाया गया है कि अवैध रूप से वो पेड़ को काटता है, बेचता है, तो कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको पुलिस जो है सो
पकड़ सकती है, आप पकड़ कर उसका इलाज कर सकती है। और वही है वन जीव, जीवों का शिकार नहीं करना है ना। कितना लोग शौकिया होता है, शिकार करता है जीव सबका। सलमान खान, है ना, कहा था कि हम साथ साथ हैं मूवी का शूटिंग कर रहे थे 90 के दशक में, और राजस्थान में काला हिरन का शिकार कर दिए। और राजस्थान का बिश्नोई समाज जो है, काला हिरन जो है उसको मतलब धार्मिक महत्व है वहां पर उसका। तो उसी बिश्नोई में से एगो है वो लॉरेंस बिश्नोई। ये पगला बहुत बड़ा गुंडा है जी, है ना। ये डरवे नहीं करता है किसी से, है ना। तो ये खुलेआम धमकी दिले कि हम मार देंगे सलमान खान को। तो सलमान खान को तो अभी कुछ दिन पहले घर पर फायरिंग भी हुआ था, है ना। तो फायरिंग हुआ था, तो वो फायरिंग करने वाला बिहार का आदमी था। ये साला, ये बिहार का तार बड़ा स्ट्रांग है जी। साला कोनो कोनो राज्य में कलेक्टर देखिएगा तो बिहार का आदमी, आप बड़का अपराधी देखिएगा तो बिहार का आदमी, है ना। ये हम लोग हर जगह हैं, है ना। आ- फिर केजरीवाल का पीएम गाँव है ना। तो कहीं देखिएगा तो मैंने बिहारी अपना स्थान जो है सो बनाए हुए है हर जगह। तो ये जांच हुआ तो मालूम चला वापिस का जो शूटर था वो बिहार का था। तो अभी आदमी जो है, अभी देखिए ये मार दिया उसको, सीधे सिद्धू मूसेवाला को, है ना। वो पंजाब का उतना बड़ा ई था, सिंगर था। उसको ऐसे ही बोला था कि हम मार देंगे तुमको, कहीं ना कहीं मार दिया धर के, है ना। पूरा प्रशासन देखते रह गया, धर के मार दिया। सलमान खान का तो बहुत सुरक्षा मिला हुआ है हालांकि। तो ये विवाद है वही काला हिरन विवाद। हालांकि ये तो जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि ये शासन प्रशासन थोड़ी है। कोर्ट में केस चल रहा है ना। कोर्ट में केस चल रहा है। इस केस में एक दिन सलमान खान को जेल भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले। तो जेल हुआ था ना, तो इसको रख दिया था सब आसाराम बापू वाला वाटवा में। जिस वार्ड में आसाराम बापू थे उसी में सलमान खान को रख दिया। रात भर दोनों बतिया है पूरा बढ़िया से, है ना, कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको वही वार्ड में रख दिया। तो अभी अभी भी देखिए, सलमान खान का एक और केस था, हिट एंड रन, है ना, जो फुटपाथ पर सोया हुआ लोग सबको गाड़ी चढ़ा दिया था, है ना। तो फुटपाथ पर सोए आदमी सबको गाड़ी चढ़ा के मार दिया था। तो वही इनका वो केस था। उस केस में ही बरी हो गए, लेकिन काला हिरन केस में अभी तक बरी नहीं हुए। तो आप समझ रहे हैं कि जीव मतलब जानवर को मारने का कितना बड़ा अपराध है। आदमी जिसमें मरा था हिट एंड रन में, उसमें इनको लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन काला हिरन विवाद में आज तक बरी नहीं हुआ, अभी भी इसका मैटर जैसो चल रहा है। तो ना तो आप पेड़ पौधा काट सकते हैं और ना ही आप किसी जीव को मार सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं वन जीव अभयारण्य बनता है, सेंचुरीज बनता है, ठीक है, उद्यान बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता है कि जानवर सब वहीं में रहेगा, है ना, ताकि उसको किसी तरह का कोई दिक्कत और समस्या नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए और किसी भी जीव का अगर कोई ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तमाम तरह का दिक्कत और समस्या झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये 48A वन और वन जीरो इस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। हाँ, नोट करके लिख लीजिएगा, 48A जो है ना आगे अलग से जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, उससे पहले ही नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे आगे आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, 49 कहता है कि स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, हाँ राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर का रक्षा एवं संरक्षण, का रक्षा एवं संरक्षण
अब देखिए ये क्या है। हाँ, संरक्षण मतलब हो गया उसको बचा के रखना, रक्षा मतलब किसी तरह से किसी उस पर कोई हमला ना हो, कोई ये ना हो ना। हाँ तो अब देखिए, आप देखते हैं कि कोई भी जो ऐतिहासिक चीज है, हिस्टोरिकल, उसको सरकार प्रोटेक्ट करती है। इसी के तहत बनता है म्यूजियम, जादूगर, है ना। ये जो नया वाला बना हुआ है आपका म्यूजियम, नीतीश जी जो बनवाए हैं, एक पुराना वाला इधर है। वहां आप जाइएगा तो क्या रहता है, सब ऐतिहासिक चीज सब रहता है। जो खुदाई उदाई से मिला है उसको संरक्षित करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसका रक्षा किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है कि वो खराब ना हो, है ना। और उसको रखा जाता है, उसको दर्शनीय स्थान बनाया जाता है, लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। वो सब क्या है, वो सब ऐतिहासिक चीज है, वो सब हिस्टोरिकल चीज है। तो सब म्यूजियम में इतिहास का पुराना सब चीज रखा जाता है। इसके अलावे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में सब एंशियंट का सब मंदिर, सब प्राचीन काल का बहुत सारा मंदिर दक्षिण भारत में बना जो अभी भी अस्तित्व में है। तो सबका जो कला है वो बहुत यूनिक है ना। तो उस सब का भी सरकार क्या करती है, संरक्षित करती है, क्योंकि वो भारत का ऐतिहासिक धरोहर है। मध्यकाल में भारत में बहुत सारा बिल्डिंग बना, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, ये सब क्या है, ये सब जो है सो आपका धरोहर है ना। ये सब को लोग बाहर से देखने आता है तो आपको इसके लिए पैसा मिलता है ना। तो तमाम चीजें होती हैं। तो ये सब चीज आधुनिक काल में बहुत से स्मारक बने हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता लोग हैं, ये लोग का बहुत सारा स्मारक स्मारक सब बना हुआ है। तो ये सब क्या है, इस सब को सुरक्षित और संवर्धित करना है। आप देखते हैं कि अगर कहीं आप कुतुब मीनार चाहे लाल किला घूमने जाते हैं या दक्षिण भारत के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पे आपको एक जवान सब मिलता है जो उसका सिक्योरिटी में रहता है, सीआईएसएफ का जवान। तो सीआईएसएफ की भर्ती ही होती है इसी ऐतिहासिक धरोहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये भारत का एंशियंट आइडेंटिटी है, भारत का प्राचीन परिचय है कि भारत प्राचीन काल में कैसा था। तो भारत जो प्राचीन काल में था उसकी वो आइडेंटिटी वहां पर प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है, तो इसको यहां पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 49 के तहत ये होता है। आगे लिखेंगे आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है, हाँ लिखेंगे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। मतलब ये है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और ना ही कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी, है ना। दोनों में से कोई भी जो है वो किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में करेगी, ना कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में करेगी। दोनों में से कोई किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब अपने अपने कार्य को करेंगे, है ना। जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करे, और जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करे। ये विचार सबसे पहले किसने दिया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना चाहिए, इसको साथ में नहीं रहना चाहिए? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल गुड। राजा राम मोहन राय, सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय ने ये पहली बार ये विचार उन्होंने दिया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, दोनों अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, यह विचार किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51।
क्या जी? क्या जी? फ्रांस की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है कुछ ही? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये उनका अपना फिलोसफी था। उससे पहले हम लोग के यहाँ बात हो गई थी, राय राम मोहन राय ने ये अपनी बात कही थी अपने फिलोसफी में कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, और उसी आधार पर संविधान में इसको रखा गया। 51, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता का सम्मान। ठीक है। हम्म। तो इंटर ऑनर फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक है। और इसमें एक और लाइन और शांति को बढ़ावा देना, सम्मान और शांति को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रमोशन ऑफ पीस, और शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। ओके। शांति को बढ़ावा देना। अब देखिए, तो भारत जो हमारा देश है, ये भी राज्य का कर्तव्य है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता का सम्मान करें, तो वो लोग हम लोग करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट को भारत नहीं तोड़ता है, भारत उसको मानता है। ये शुरू से भारत की नीति रहेगी कि रही है कि हम शांति को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता को हम मानेंगे। तो भारत इसको मानता है। ठीक है। कोई भी अगर नियम बनता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो भारत उसके प्रति सम्मान देता है। भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है, या कभी भी युद्ध के की बात नहीं करता है। आप देखेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा था, तो बार बार भारत पे प्रेशर किया गया, अमेरिका द्वारा प्रेशर किया गया कि आप रसिया का विरोध करिए। रसिया द्वारा भी एक इनडायरेक्टली दबाव था कि आप यूक्रेन का विरोध कीजिए। लेकिन भारत ने कहा कि हम ना तो किसी का विरोध करेंगे, ना हम किसी का समर्थन करेंगे। हम शांति चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। तो हम चाहते हैं कि रसिया और यूक्रेन का चाहे जो भी विवाद है, इसको युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाए। तो भारत का अपने ये क्लियर स्टैंड था। तो इससे ये तय होता है कि भारत शांति को बढ़ावा देता है। हम किसी भी देश के उसके इंटरनल मैटर में कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग का मैटर में सब बोल के जाता है। हम लोग का कश्मीर भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, हम लोग के दो भाई का मुद्दा है ना, दो का आपस में झगड़ा है, तो वो अपना बुझेगा समझेगा, इससे बाकी लोगों को क्या मतलब है। लेकिन अमेरिका कहेगा कि हम पंचायती कर देंगे, है ना, ब्रिटेन कहेगा कि हम पंचायती पंचायती कर देंगे। तो ये लोग कर देता है हम लोग के इंटरनल मैटर में इंटरफियर। लेकिन हम लोग किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करते हैं। नेहरू जी ने जो पंचशील बनाया, उस पंचशील का आधार ही है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उन्हें कहा था कि जियो और जीने दो। हम इस नीति में विश्वास करते हैं कि तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। लेकिन हम लोग की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार हम ही लोग को सब तंग कर देता है। पाकिस्तान को ही हम लोग कभी तंग करने नहीं गए। 47 से लेकर के आज तक का कभी ऐसा इतिहास नहीं कि भारत ने जानबूझ के कोई गलती किया हो। 48 में आक्रमण पाकिस्तान किया, आजाद होते होते तुरंत। 65 में आक्रमण पाकिस्तान किया। 71 में युद्ध का माहौल पाकिस्तान ने बनाया। 99 में युद्ध पाकिस्तान ने किया। इन सभी युद्धों में हार जाने के बाद पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि भारत को सीधे सीधे हराना हमारे बस का बात नहीं है। डायरेक्ट युद्ध में हम भारत को कभी हरा नहीं पाएंगे। तो भारत को क्या कर सकते हैं, तो टेररिस्ट ट्रांसप्लांट किया इंडिया में, आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया कि हम सीधे तो नहीं मार सकते हैं क्योंकि सेना है इसकी स्ट्रांग,
और जबकि ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हमारी सेना को बहुत दिक्कत होता है। वो लोग ऊंचाई पर है, हमारी सेना नीचे रहती है, फिर भी हम लोग घुस के मारते हैं, फिर भी हम लोग घुस के मारते हैं, और हम हमारा हमारा काबिलियत काबिलियत है कि हम कोई युद्ध हारे नहीं उनसे। तो उनको हो गया कि भाई अभी यहाँ पर आतंकवादी भेजो, ऐसे तो हम लोग जा रहे हैं तो पिटा के आ जा रहे हैं, तो चोरी छुपे जाएगा, सब बम उम गिरा के आएगा तो उसमें नहीं बस ये हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोग आतंकवादी भेजना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग हमेशा शांति का बात करते हैं। अब आजकल थोड़ा सा गड़बड़ी हम लोग तभी करने लगे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, मैंने थोड़ा सा बदमाशी हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अभी एक दिन क्या हुआ कि अचानक से कोई मिसाइल जाके पाकिस्तान में गिर गया, अचानक से। हाँ ये तो गलत बात ना है जी। अचानक से गिर गया और पाकिस्तान बोला, अरे यार तो गजब कर दिए भाई, आप मिसाइल फेंक दिए। तो मोदी जी बोले, सुनिए ना, प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग तो गलती से चल गया। अरे ये बॉल है यार, बॉल है कि किसी के अंगना में फेंक दिया आप, मिसाइल ना है जी, कितना आदमी मारा जाएगा, है ना। मिसाइल चल गया पाकिस्तान, तो ये तो क्या है। हाँ तो यह करिए रहा था ये लोग जानबूझ के किया, है ना, जानबूझ के किया हड़काने के लिए। जब पूछा कि महाराज ये बताइए, ये तो हमको रिगाइए ना रहे हैं आप, ये क्या बात है। हम तो अपने हम लोग दूसरा को परेशान करते हैं, आप हम ही को परेशान कर रहे हैं। हाँ? तो बोले कि नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, हम लोग तो खाली प्रैक्टिस कर रहे थे। अब प्रैक्टिस करने में गलती से चल गया आपके यहाँ, हम लोग भेजने का कोई उम्मीद नहीं था। अब भेजियो दिया, भारत अपने तरफ से कुछ बोलवो नहीं किया, वो बेचारा खुदे कहा कि यार हमारे यहाँ मिसाइल आयल है ना। तब फिर ये लोग कहा कि अरे देखिए ना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लगता है आप ही के यहाँ चल गया। बताइए, जबकि सब मालूम था कि कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी कुछ दिन पहले का बात है ना। हाँ? अरे ये आजकल ये मैटर बड़ा चल रहा है ना। राहुल गांधी नस पकड़ लिया है मोदी जी का, खूब चल रहा है कि भाई, मोदी जी एक बार का तो बोल रहे थे कि कि बादल घेर ले है तो रडार नहीं पकड़ेगा हेलीकॉप्टर को, हम लोग निकल जाए। यार गजब बात है, बताइए ना, है ना। तो कहा कि बताइए यार, ये बात का तो मोदी जी समझा रहे थे एयरफोर्स के किसी अधिकारी को। अब बताइए वो हंसी ना रहा होगा भीतर भीतर की, क्या बोले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, है ना। आई कह रहे हैं कि बादल है तो हम लोग आराम से निकल जाएगा, कोई रडार पता नहीं कर पाएगा। बताइए उन्हें कितना गड़बड़ बात है। तो अभी देखिए अभी क्या है, अभी बढ़िया है। अभी अभी कांग्रेस का भी जो सोशल मीडिया से एक्टिव हो गया है, अभी सभी बयान खोज रहा है कि कहाँ 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 गलत है। पर है ना, मैंने ये सब खोज लेता है कि कहीं से कि क्या बोल रहे हैं, आप बोल करके अब ऊपर नीचे लगा दे रहा है। चलिए, तो इसलिए देखिए, भारत किसी भी ट्रीटी और एग्रीमेंट का विरोध नहीं करता है, बस को सम्मान करता है, अशांति को भी बढ़ावा देता है। तो ये भी हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग इस कर्तव्य को भी मानते हैं और इसको भी हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक में इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पूरा डीपीएसपी 36 से 51 तक, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद आपका आता है मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपको मिलेगा पार्ट 4A में, है ना। पार्ट 4A पूछा जाए कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 क में है ना। हिंदी में कहें तो भाग 4 क में, इंग्लिश में कहें तो पार्ट 4A में है, ठीक है। आर्टिकल इसका, तो आर्टिकल इसमें एक ही है, आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11, 11 को टोटल मूल कर्तव्य है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जब कहीं पर भी अगर आप संविधान में ABCDEF ये सब अगर देख लिए कि लग गया है, तो आपको एगो बात समझ लेना है कि ई संशोधन है, हाँ ई अलग से जोड़ा गया है ना। अब एक कलर का आदमी कोई कपड़ा पहन ले है और उसमें दूसरा कलर घुस गया, तो क्या है, ऊपर से जोड़ा गया है कि नहीं। पहले आप सुनते होंगे, पहले सब कहता था, सुनते होंगे पेवन शब्द एगो यूज होता था, पेवन, समझते हैं। हाँ,
तो पेवन मने कपड़ा फट गया तो दूसरा कलर लगा करके यार चिपका दिया, हो गया। तो उस समय तो पेवन तो गरीबी था लोगों का, है ना, तो गरीबी में था। आजकल पेवने पहनिए रहा है सब आदमी, आओ कहता है कि फैशन है ना। पहले अगर फाटल कपड़ा पहन लेने कितना शर्म आता था, मेरा हमारा कपड़ा हमारा फट गया, है ना। तो कितना शर्म आता था कि कपड़ा फट गया। आजकल फटले कपड़ा पहनना फैशन है ना। जितना फटा पहन लिए, है ना, यहाँ फटा यहाँ फटा वहां फटा, सब जगह फटल फटल। तो जितना फटा पहन लिए उतना स्टैंडर्ड है ना। ये समझिए। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि जिसका कपड़ा फटा उसका दिमाग फटा, है ना। ऊपर आदमी से बतियाइए मत, है ना। कैसे कि फिर वो कोई बात बुझ में नहीं करेगा आपका। ठीक है। राइट के जमाना में लोग जी रहे हैं कि हमको स्टाइल है ना। आप मालूम नहीं कि वो स्टाइल वा कोची है ना। उसका अगर इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास बड़ा गंभीर है। अब आजकल जैसे हम लोग जींस पहनते हैं ना, जींस फैशन का मॉडल बन गया है, पहन लेते हैं। तो जब हम लोग पहन तो लेते हैं, लेकिन इसका इतिहास बड़ा खराब है। जींस का विकास कब हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था। तो ब्रिटेन का आदमी सोचा कि बाप इधर इंडस्ट्री में सब लेबर सब काम करता था, सोचा कि सबको क्या पहनाया जाए कि इसका कपड़वा गंदो कम हो, अब फटे भी नहीं। तो कहा कि रुको एक काम कर, इसको जीन्स पहना देते हैं। पूरा मोटका कपड़ा को सिलवा करके सबको पहना दिए, चल भाई पहन दो। और वह जीन्स पहन के पूरा रगड़ रहा है, पूरा गंदो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अब सूती कपड़ा प्योर कॉटन पहन लीजिएगा, तनियो के रगड़ तो फट जाएगा, है ना। अब जींसवा है कि रगड़ाई हो गया, पिछड़ाई हो गया, तब वो फटेगा नहीं। वो अपने उसको रिजेक्ट लिस्ट में डालना पड़ता है कि हो गया रिजेक्ट, अब नहीं पहनेंगे इसको, है ना। वैसा है। तो उस कैटेगरी बने की बेसिकली खरीदा गया था लेबर आदमी को पहनने के लिए, आज पहन रहा है सब वीआईपी आदमी, है ना। रिटायर्ड कपड़ा बिल्कुल। तो मतलब आप समझिए कि क्या है। हाँ, टायर फटा, जानबूझ के फाड़ दे, सब ब्लेड लगा देता है ना। हाँ, स्क्रेच, हाँ, एक्सीडेंटल, हाँ देखिए, हाँ एक्सीडेंटल। तो नामों बढ़िया है उसका, नामों बढ़िया है। अब जो आदमी एक्सीडेंटल कपड़ा पहनेगा उसको भगवान ना बचाएंगे जी। क्योंकि कैसे कि वह वैरायटी में घूम रहा है कि नहीं। वह वैरायटी में वो घूमिए रहा है, तो वो तो कह रहा है कि हम एक्सीडेंटल हैं। तो जैसे देख लीजिए कि एक्सीडेंटल आदमी सामने आ रहा, रास्ता बदल दीजिए, कि मैटर कर देगा, दिक्कत कर देगा, है कि नहीं। है क्या आदमी, घायल आदमी। हाँ, तो घायल आदमी दूसरों को घायल कर सकता है, इसलिए उस सब आदमी सबसे सावधान रहना जाता है। तो यह क्या है, ऊपर से जोड़ा गया है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये अलग से जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें जो 11 गो है ना, तो 11 गो का मैथमेटिक्स क्या है, 0 + 10 + 1 टोटल 11। ठीक है। तो 0 मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य एक को नहीं था, तो 0 था। एक भी मूल कर्तव्य नहीं जब लागू हुआ था तब। मूल कर्तव्य जुड़ा 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। तो मूल कर्तव्य जुड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। उस समय जब जुड़ा ना तो 10 गो मूल कर्तव्य जुड़ा। क्या को जुड़ा? 10 गो। तो 1976 में जुड़ा 10 गो, उससे पहले एक भी नहीं था। ठीक है। ई जो एगो जो है ना, ई जुड़ा 2003 में 86वां संविधान संशोधन से। ठीक है। तो ये 10 गो जुड़ा 1976 में 42वां संविधान संशोधन से। आई एगो जुड़ा 2003 में 86वां संविधान संशोधन से। ठीक है। हाँ, कौन कोर्ट में लेके गया था? नवी बिजनल।
हम्म। तो झंडा का भी बात कर रहे हैं यहाँ पर कहीं? कर रहे हैं? अभी झंडा का बात एक बार किए हैं? नहीं किए हैं। अभी खाली कहते क्या बात, ये को कौन बात कर रही है? ये को एक नंबर का थोड़े बात कर रही है, ये को 11 नंबर का बात कर रहे हैं। माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ये 11 नंबर का बात है। 10 आप प्लस एक नहीं दिख रहा है, 11। एक नंबर वो है कि राष्ट्र, आपको झंडा के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। वो 1 नंबर का मूल कर्तव्य है। तभी उसका तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये बात कर रहे हैं। समझा रहे बात? तो 10 गो मूल कर्तव्य जुड़ा 1976 में। आई एक मतलब हुआ कि 11वां नंबर का जब जुड़ा तो 10 गो जुड़ा, अब बाद में एक और जुड़ के 11 गो हो गया। तो 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल कै गो हो गया? 11 गो हो गया, है ना? पहले था 10 गो, अब फिर टोटल हो एगो ऐड हो गया तो हो गया 11 गो। तो ये हो गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। क्लियर है? तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है, 11 हो गया। अब है कि मूल कर्तव्य तो चूंकि मूल संविधान का हिस्सा था नहीं, तो ये किसके सिफारिश पर ऐड हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? तो देखिए, शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये जो लागू हुआ, वो लागू हुआ बर्मा समिति के सिफारिश पर। हाँ, शामिल हुआ स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और लागू हुआ बर्मा समिति के सिफारिश पर। मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ दुइयो समिति है, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति, बर्मा समिति। ठीक है? हम्म, बर्मा समिति के सिफारिश पर। ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये हुआ। ठीक है? अब बर्मा समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। ठीक है? ये 1976 है, ये 1998 है, बर्मा समिति। ठीक है? ओके, अब देखिए, तो टोटल मूल कर्तव्य कै गो है जी? 11 गो है। ये भी पूछा सकता है आपसे कि ये जो मूल कर्तव्य है ये कहां से लिया गया है? रूस से, है ना? ये ध्यान रखेंगे कि ये लिया गया है रसिया से। ठीक है? उस समय यूएसएसआर था, है ना? रूस ने इसको कहां से लिया था? जापान से लिया था। ठीक है? रूस ने इसको जापान से लिया था। ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब जो मूल कर्तव्य है ई 1 से लेकर के 11 तक है ना? तो पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य बाध्यकारी है कि नहीं है? देखिए, कुछ मूलाधिकार बाध्यकारी है और कुछ नहीं है। सम फंडामेंटल ड्यूटी आर इंफोर्सेबल एंड सम फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉट इंफोर्सेबल, है ना? कुछ बाध्यकारी है और कुछ बाध्यकारी नहीं है। तो जो बाध्यकारी है वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे को उसको नहीं मानिएगा ना तो जेल हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, जेल हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, दोनों होगा। 1 नंबर का मूल कर्तव्य
7 नंबर का मूल कर्तव्य, 9 नंबर का और 11 नंबर का। ठीक है, यानी यही 4 गो, 11 गो में से 4 गो मूल कर्तव्य ऐसा है जो बाध्यकारी है, जो आपको मानना है। ये अगर नहीं मानिएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग से संसद ने कानून बना दिया है ना। अलग से क्या कर दिया, संसद ने कानून बना दिया है। तो अलग से कानून बना दिया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, यह है 1 नंबर का, जो अभी वो महोदय बात कर रहे थे, है ना। तो 1 नंबर का ही बात था। ठीक है, कि देखिए 1 नंबर में क्या, वो भी दिक्कत क्या था। 1 नंबर भी पहले इंफोर्सेबल नहीं था, लेकिन इंफोर्सेबल कैसे हुआ, तो आप देखिएगा कि 1 नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहता है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित जो प्रतीक हैं उनके प्रति आपको सम्मान करना है, उनके प्रति आपको सम्मान रखना है। तो राष्ट्रगान का आप अपमान नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान नहीं कर सकते, ये बाध्यकारी है, आपको मानना है। तो केरला का एक वो आदमी था, वो क्या कह दिया कि हम राष्ट्रगान हम नहीं गाएंगे। बोला काहे नहीं गाओगे, तो बोला कि राष्ट्रगान गाने से ना हमारा धर्म खतरा में आ जाता है। बताइए, ऐसा ऐसा आदमी सब रहता है, खतरा अपने पे रहता है, कहता है कि धर्म में खतरा में है। धर्म इतना कमजोर चीज होता है ना। तो कह दिया कि हमारा धर्म खतरा में आ जाता है, हम नहीं गाएंगे। वो मैटर हो गया, केस हो गया। तो केस में कहा कि देखिए, राष्ट्रगान में जो शब्द सब है ना, वो सब से हमको थोड़ा सा दिक्कत है। तो बोला, तो कोर्ट बोला कि अच्छा ठीक है, चलो तुमको अधिकार दिए, तुम मत गाना, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर राष्ट्रगान कहीं बज रहा है तो वहां खड़ा हो जाना है, सम्मान देना है उसको। राष्ट्रगान कोई नहीं कि नींद नहीं आ रहा है तो राष्ट्रगान बजा के सिरहाना धर दिए तो नहीं सुनते हैं, आराम से नींद लग जाएगा। ये सब करिएगा, कहीं कंप्लेन हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। राष्ट्रगान केवल राष्ट्रीय पर्व पर ही बजेगा, नेशनल फेस्टिवल कोई होगा तो बजेगा। कोर्ट का एक आदेश हो गया है जिससे सिनेमा घर में अब बजता है, मूवी शुरू होने से पहले, आज जब मूवी खत्म होता है तब। ये निर्णय कोर्ट का इसलिए था कि राष्ट्रवाद को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि कोर्ट को इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं वहां एंटरटेनमेंट पर्पज से, और वहां पर बजता है राष्ट्रगान। तो क्या सही में अब अपने अंतर आत्मा से लोग सम्मान व्यक्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। एक तो अलग अलग मानसिकता का आदमी सब जाता है मूवी देखने, अलग अलग पर्पस से जाता है, सबका अपना अपना पर्पस है, पर्पस से गया है, वहां बीच में आप बना दिए राष्ट्रगान, तो बहुत बार वहां अपमान हो जाता है राष्ट्रगान का, लेकिन ये चर्चा में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों पर जहां पर की संभावना है कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो वहां पर के लिए इस निर्णय का समीक्षा होना चाहिए। हाँ देखिए, स्कूल के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है, स्कूल में लोग पढ़ने के लिए गया है बच्चा, स्कूल में शिक्षक हैं, तो वहां पर आप इसको लागू करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिनेमा हॉल में कौन टीचर है, वहां पर सिनेमा हॉल में कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां पर वो बज गया, अब जिसको मन गया खड़ा हो गया, कोनो अभी बजिए रहा तो अपने पॉकेटे संभाल रहा है, कोनो मोबाइले देख रहा है, मोबाइल देख के अपना खड़ा हुआ, अच्छा हाँ ले, तले आधा राष्ट्रगान निकल गया, तो ये तो उसके सम्मान तो नहीं है, तो अपमान हो गया। तो ऐसा में थोड़ा सा इसको कोर्ट को अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी कंप्लेन हो गया किसी का कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। 7 नंबर का मूल कर्तव्य ये कहता है कि वन एवं वन जीव का संरक्षण, अभी जो आप पढ़े थे डीपीएसपी में, है ना, तो देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, वन एवं वन जीव, वन एवं वन जीव का संरक्षण, ये 7 नंबर वाला है। तो वही बात है जो वहां पे आप पढ़े थे कि पेड़ पौधा को नहीं काटना है और ना ही किसी जानवर का शिकार करना है। इस सब के लिए राज्य सरकारें और संसद ने कानून बनाया हुआ है।
आप इस सब कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वायलेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आप कानून का उल्लंघन करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो आपको दंड दिया जा सकता है, आपको दंड मिल सकता है। तो वन और वन जीव का सुरक्षा करना है। 9 नंबर का मूल कर्तव्य कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी कि सरकारी संपत्ति जो है, देखिए ध्यान रखिएगा कि सरकारी संपत्ति को ही सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है। अगर कहीं लिख देना एग्जाम में सार्वजनिक, तो इसका मतलब होता है सरकारी। इंग्लिश में उसको लिखता है पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी। पेपर में आता है ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाए, तो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब आपके पड़ोसी का घर नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार का घर, सरकार की संपत्ति से सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सड़क, ट्रेन, ये सब क्या, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। ये सब को आपको नहीं नुकसान पहुंचाना है। देखते हैं ना, जैसे अभी एगो जो योजना आया था अग्निवीर योजना, है ना। तो अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ था। तो अग्निवीर योजना में सब ट्रेनें जला दिया, है ना, बहुत दिक्कत कर दिया। तो ये सब नहीं, मतलब देखिए अगर आपको सरकार के नीति से असहमति है तो आप विरोध कीजिए, लेकिन ये सब काम मत कीजिए। देखिए इसका परिणाम इस लोग समझता नहीं है ना, हंगामा करने के लिए कर देता है, जला फला देता है। आज जो महंगाई आपको बढ़ी है उसका रीजन क्या है? वही जो आप जो जलाए ना, मतलब जो लोग जो जलाया, तो उसके बाद सरकार को लगभग 500 करोड़ का क्षति हुआ। तो सरकार कही कि रुको उपाय कर देते हैं, तो जितना चीज पर जीएसटी नहीं था ना सब पर लगा दी। अचानक से आपका चावल महंगा हो गया, अचानक से आपका आटा महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कुछ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं ना, तो उसका रिपेयरिंग सरकार अपना पैसा से नहीं कराती है, आप ही के पैसा से कराती है। महंगाई का बोझ आप ही के माथा पर फूटता है। लेकिन पढ़ेंगे तो ना समझ में आएगा ये सब बात। इसलिए सरकार की आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। एक हो तो आप करिएगा, तो सरकार क्या की, सीसीटीवी में कैद करवा ली। आज जो आदमी सब दिखा ना, उस सबको इनवैलिड कर दी कि इसको लेवे नहीं करेंगे। तो आप तो दोनों तरफ से गए। लेकिन ये योजना जो है अग्निवीर योजना, इसको किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता है। 4 साल में रिटायरमेंट की कौन सी योजना लेके आए हैं आप? हैं? ये जो है, ये योजना को नीतिगत तौर पे इसका विरोध होना चाहिए। नीतिगत तौर पे, हाँ, फिर नीतिगत तौर पे विरोध होना चाहिए कि भाई अग्निवीर योजना में आखिर सेना में देश के गरीब परिवार का लड़का सब जाता है। भोरे भोरे उठ के 4 बजे भोर में देखिएगा तो सड़क पर दौड़ता है, और दौड़ करके अपना रनिंग स्पीड बनाता है कि हम वैकेंसी आएगा, भर्ती आएगा तो हम जाएंगे, है ना। और उसको आप कर देते हैं 4 साल, 4 साल बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। फिर उसको कैसे नौकरी लेगा, क्या उसको प्रोसेस करना होगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा। तो इस योजना पर सरकार को रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए इस योजना को लेकर के कि ये मतलब देश के युवाओं के लिए ये ठीक तो नहीं है। तो मतलब विरोध करने का तरीका एक संवैधानिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। शांतिपूर्ण विरोध करिएगा ना, तो सरकार के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। गांधी जी बुर्बक थे कि अंग्रेज से कहते थे सत्य और अहिंसा। बुर्बक थे कि एगो चोरा चोरी थाना जलाया गया तो पूरा आंदोलन वापस ले लिए। गांधी को पता था कि सरकार ताकतवर है, तो ताकतवर आदमी के सामने लड़ने से अच्छा है कि हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि ताकतवर आदमी को आप झुका ही नहीं पाइएगा ना। तो जो ताकत से नहीं झुकेगा वो व्यवहार से झुकेगा, ये समझ होना चाहिए। आप अगर जला फला दीजिएगा, हंगामा कर दीजिएगा ना, सरकार तुरंत पुलिस भेज के और उठवा के जेल में बंद करा देगी। अब फिर आपको पब्लिक सिंपैथी भी नहीं मिलने देगी, क्यों कहेगी कि देखिए आप ही का सामान तो सब जला रहा था। अब पब्लिक भी आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन वही आप शांतिपूर्ण लेके, कैंडल लेके निकल गए, एकदम शांतिपूर्ण होकर जा रहे हैं, आराम से भीड़ आपके यहाँ जुड़ता चला जाएगा। बीच में कोई गाड़ी आई, आपने जगह दे दिया ट्रैफिक से, जाओ भाई निकल जाओ, तुम चल जाओ, तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। फिर आपका आंदोलन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को आके आपकी बात सुननी पड़ेगी। गांधी जब अंग्रेज को झुका दिए शांतिपूर्ण तरीका से, तो ये लोग क्या है, अन्ना हजारे,
अन्य हजारे नामक वृक्ष का ना फल है अरविंद केजरीवाल, वही वृक्ष न दिया। लेकिन आज अन्य हजारे बेचारे कह रहे हैं कि तुम क्या कहें, हमरे मति भ्रष्ट हो गया था, हमको पता नहीं था। तो लेकिन उस समय जो सरकार गई कांग्रेस की, उस सरकार को जाने में अन्ना हजारे मूवमेंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। क्यों? क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन था, है ना, कोई उनका जो है सो लोग मारपीट नहीं करते थे, हंगामा नहीं करते थे। तो वही 9 कहता है कि आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर का मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और उनके अभिभावक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि, और उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अब देखिए, माता पिता तो इसमें हो गया, माता पिता। अभिभावक होते से मान लीजिए किसी बच्चा का माता पिता नहीं है, चाचा उचा कोई पाल रहा है, चाहे कोई अनाथ बच्चा है, अनाथालय में है, उसको कोई ले आया अपने घर, तो वो अभिभावक हो जाएगा। तो माता पिता का भी कर्तव्य है, अभिभावक का भी कर्तव्य है कि वो बच्चा को अपना शिक्षा उपलब्ध कराए। अगर नहीं करेगा, कंप्लेन हो जाएगा, तो उनके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। तो ये 1, 7, 9, 11 ये मूल कर्तव्य बाध्यकारी है, नहीं मानिएगा तो एक्शन हो जाएगा। बाकी बाध्यकारी नहीं है, मन करे तो मानिए, नहीं मन करे तो इग्नोर कर दीजिए। है, देखिए उसको आपसे जनरली नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है आपको बाध्यकारी, इंपॉर्टेंट कौन है। है? तो अब ऑप्शन में दोनों मिला के पूछ देता है, तो जो नहीं है उसको याद रखेगा तो छांटने में दिक्कत होगा। 4 गो तो आपको छांटने के लिए काफी है कि ये 4 गो कभी भी इंफोर्स नहीं होगा। तो 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो ऑप्शन में आपको 4 गो अगर बतिया आपको याद है तो कुछ ऑप्शन दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको तो रिजेक्शन मालूम ना है, ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी जो है सो होगा। तो अगर आपको रिजेक्टेड मालूम है कि नहीं होगा, तो ये तो आपको मालूम है होबे करेगा। ठीक है, देखिए उसको लिखाने का मतलब है कि टाइम किलिंग, उसमें कुछ खास ये नहीं है। उसमें यही है कि भाई आपको सम्मान रखना है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलानी है, शिक्षा का व्यवस्था करना है, यही सारी चीजें हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनको इंफोर्सेबल बना दिया, बाध्यकारी बना दिया कि आपको मानना है। ठीक है, बाकी को बाध्यकारी नहीं बनाया। ठीक है, वैसे कहेंगे तो आपको लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आप लोग खुद चाहे तो उसको सर्च करके अपना देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, आगे देखेंगे संघ सरकार।